इंडिया की कुंडली में ज्यादातर प्लैनेट जो है कैंसर साइन कर्क राशि में है, जो वही चंद्रमा का राशि होता है कर्क राशि, इमोशनल, नरिशिंग। अमेरिका का क्या है, ज्यादातर प्लैनेट जो है जेमिनी में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में। ज्यादा जेमिनी एक्टिव होने से इंसान बहुत आउटस्पोकन होता है। ट्रम्प से तो दिख ही रहा है वो आउटस्पोकननेस। दे आर ऑलवेज लाइक दिस। एक इवन फ्रॉम अ कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, यू थिंक एक बहुत बड़ी विरासत है जो हम लोग अभी नहीं यूज कर रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी में समझती कुकिंग के जैसा, हाँ, सबको आना चाहिए कि टीएमसी की कुंडली बहुत बढ़िया है। जो श्रवणा नक्षत्र रशिया का नक्षत्र है, जो टीएमसी का नक्षत्र है इज द सेम एज जो रशिया का नक्षत्र। तो हिटलर अगर रशिया को पोक ना करता ना तो उसको इतनी परेशानी नहीं होती, पर रशिया को पोक किया। अब रशिया तो मरते दम तक छोड़ने वाला नहीं है। मंगल के महादशा में आने वाले 7 साल में कुछ कुछ जगह पे इंडिया अपना डिप्लोमेसी में गड़बड़ करेगा। कि राहु के महादशा में हम चाइना को फाइनली हम कम्पीट करेंगे। वी विल रिप्लेस चाइना इन आवर मैन्युफैक्चरिंग साइड। तो बिकॉज अब एक योद्धा का कारक है, यानी युद्ध होने भी तय है। अब नेगेटिव वाले में लाओ तो ठीक है, हम एक नहीं कई सारे 7 इयर्स हम कई सारे वार लड़ेंगे, एक वार नहीं लड़ेंगे। वार तो हम अभी एनी टाइम इट्स गोइंग ऑन द राइट नाउ, एनी टाइम हो सकता है। अक्टूबर में ही शुरू हो जाए, हो सकता है नवंबर में ही शुरू हो जाए, दिसंबर में ही शुरू हो जाए। सो पीओके जो है तो 2025 में, नहीं तो 2027 में। पीओके 2025 में एक आ सकता है। Then it will be very difficult कि majority ना आए, वो एक बहुत बड़ा वो मैं लास्ट टाइम भी आके कही हूँ कि मुझे मोदी जी संन्यास लेते हुए इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं कि मोदी जी छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। मैक्सिमम एक चीज हो सकता है कि वो थोड़ा ओके 2027 इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड ऑन हिम। क्यों? आज से 18 साल पहले जब मोदी जी सीएम थे, इतने सारे ब्लास्ट हुआ था, गोधरा वाला कांड, ये सब उसी टाइम हुआ था जब राहु केतु उनके ऊपर पद लगना के ऊपर से जा रहा था। बस 2027 भी सेम है। मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा? कोई आपने कुंडली देखी तो क्या वो हो सकते हैं? राहु से ही ना राहुल वर्ड आ जाता है कई बार बात करते करते, बिकॉज बस एक एल ही ऐड होता है उसमें आगे। तो राहुल गांधी कहाँ होंगे इस पूरे में? अमित शाह जी की कुंडली एक चीज जरूर कहता है, वहाँ थोड़ा सा लीगल ट्रबल ऐसा कुछ दिखता है। और विराट कोहली की आपको कुंडली वो दैट इज मिसिंग। ये प्रेडिक्शन 4-5 साल आप लोग को याद आएगा मेरी। नहीं, ये आपने एक मिथ बस्टर किया है। आज से 3 महीने पहले जब मैं शर्मिष्ठा जी के साथ बैठा तो तब मैं इसी बात पे बहुत अचरज में था कि इन्होंने एक प्रिडिक्शन करी थी एयर इंडिया के क्रैश से रिलेटेड। इन्होंने कहा था कई प्लेन्स पे शक है कि हो सकता है कुछ एक हमें दुर्घटना सुनने को मिले। ईरिली ना चाहते हुए ये एक प्रिडिक्शन ऐसी थी जो सच हुई। जब मैं इनके साथ बैठा, इन्होंने कई और प्रिडिक्शंस करी। वो पॉडकास्ट बहुत चला भी, बहुत लोकप्रिय भी हुआ। आज जब मैं 3 महीने बाद देखता हूं, कई चीजें उनमें से एकदम सही निकली। इन्होंने कहा था पाकिस्तान के ऊपर कई फ्रंट से लड़ाई होने जा रही है, और जब मैं आज आपके साथ जुड़ रहा हूं तो हमारे पास खबर आ रही है अफगानिस्तान द्वारा जो हमला हुआ पाकिस्तान में, करीब 58 पीपल हैव डाइड ऑलरेडी। इन्होंने एक और बात कही थी। इन्होंने कहा था कई जगहों पे अपराइजिंग, छोटे छोटे मुल्कों में भी अपराइजिंग होगी और बहुत जल्द देखने को मिलेगी, भारत के आसपास देखने को मिलेगी। हमने नेपाल में देखा क्या हुआ। ऐसी कई बातें इन्होंने कही, और इसी नोट पे मैं स्वागत करना चाहूँगा शर्मिष्ठा जी। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते, जय श्री राम आपके सारे दर्शकों को, एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर अगेन। सीधा आपके साथ इतनी सारी बातें हैं करने को, तो मैं सीधा एक टॉपिक पे प्लंज करता हूँ। मार्स महादशा आपने बताया हम लोग को कि भारत की चल रही है। पिछली बार तक तो हम लोगों ने बस सुना ही था, बिकॉज तब आई नहीं थी। आपने शायद बोला था सितंबर 2025 में आ रही है। अब वी आर इन द सेंटर ऑफ दिस मार्स महादशा। इसका क्या इम्पैक्ट होगा भारत पर एंड पूरा हमारे चीज़ों पे? ज़रा थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को ये समझाइए प्लीज़। मंगल महादशा शुरू हो चुकी है 11 सितंबर से, 7 साल चलेगी। तो ऑब्वियसली बहुत लंबा टाइम है, अच्छा बुरा सब कुछ ही होगा। मैं और
बुराई तो हम सुन ही रहे हैं, पिछले कुछ साल में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मैं अच्छाई से शुरू करना चाहूंगी जी। कि अच्छा क्या होगा। हम टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा करेंगे। मंगल बहुत टेक्नोलॉजिकल प्लैनेट है। मंगल के जो नक्षत्र है, मंगल के पास 3 नक्षत्र है, मृगशिरा है, धनिष्ठा है। तो ये जो सारे नक्षत्र है, ये सब टेक्नोलॉजिकल बात करता है। ओके। सो मंगल की दशा में हम इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, ऐसे कई सारे स्पेस, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, इनमें अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा करेंगे। बहुत अच्छा करेंगे, मतलब इतना अच्छा करेंगे कि लोगों को लगेगा अच्छा भारत इन सब चीज़ों में कब से आने लग गया। इतनी अच्छा करेंगे। और मंगल के पास स्पीड है, एनर्जी है, मंगल योद्धा है ना। तो मंगल जब योद्धा है, मंगल ही है जो हम कार्तिकेय का प्रतीक देखते हैं। और कार्तिकेय कौन है? हमारे देवताओं के सेनापति है। जी। तो वही योद्धा है मंगल। तो मंगल योद्धा है, भूमि कारक है। दूसरी एक चीज़ ये भी होगी, एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर, ओके। ऑटोमोबाइल, स्पीड। तो जैसा आपका प्लैनेट होता है, मैं मतलब वही दर्शकों के, मैं इस बार का जो हमारा आज का एपिसोड है ना शर्मिष्ठा जी, मैं ये भी चाह रहा हूँ लोग जरा समझें आप कैसे बताते हो ये। मतलब तो आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सिखा के ही छोड़ेंगे? नहीं, मैं अब इतना तो बहुत वास्ट आर्ट है ये। बहुत सालों की तपस्या और अध्ययन के बाद आपसे ज़्यादा अच्छा कौन जानता है यहाँ तक पहुँचते, बट एक जनरल पब्लिक जानना चाहती है ये प्रिडिक्शन कैसे होती है। तो जैसे अब मार्स है, तो मार्स की जो एनर्जी है वो हमें वो वाले सेक्टर्स में अच्छा ही जी, दिखेगी। पहला चीज हम देखते हैं कि किस चीज की दशा चल रही है, उसकी इंडिविजुअल एनर्जी क्या है। उसकी, उस प्लैनेट की, ग्रह का अपना इंडिविजुअलिटी, एक पर्सनालिटी क्या है। तो जैसे मार्स को कहा जाता है भूमि का कारक है भूमि का पुत्र है और भूमि कारक है। और मंगल का एक नाम है भौम। तो हम ग्रह का पर्सनालिटी देखते हैं, फिर हम देखते हैं वो ग्रह जो भी कुंडली, भारत की कुंडली के लिए किस किस घर का मालिक है, किस कहाँ बैठा हुआ है और कौन सी नक्षत्र में है। ये तीनों चारों चीज़ों की कम्बिनेशन से फिर शुरू होती है कि भाई उस मंगल का स्ट्रेंथ क्या है कुंडली में। खाली मंगल तो कहीं हर एक के पास मंगल है, आपके पास मंगल है, मेरे पास मंगल है, स्ट्रेंथ क्या है। तो सारा देख के फिर हम बोलते हैं अच्छा क्या आएगा, बुरा क्या आएगा। और एक अच्छी चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, मंगल के महादशा में आने वाले 7 साल में हम स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा करेंगे। बिकॉज मंगल इज एनर्जी, वॉरियर। वॉरियर थकता नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है। पर आप जब थकते नहीं हो, एक्शन ओरिएंटेड हो, तो कहते हैं ना कि पहलवान योद्धा का दिमाग घुटनों में होता है। तो बारीकी चीज़ों में आप मिस आउट करते हो, है ना। दिमाग की खेल में आप बहुत ज़्यादा मिस आउट करते हो। तो कुछ कुछ जगह पे इंडिया अपना डिप्लोमेसी में गड़बड़ करेगा। अच्छा, यस, डिप्लोमेटिक होना अब बंद होगा। अब होगा बहुत हो गया चुप रहना, डिप्लोमेटिक होना। अब बात करेंगे हम। तो यानी इसके अगर मैं और इसमें डीप जाऊं तो बिकॉज अब एक योद्धा का कारक है, यानी युद्ध होने भी तय है। अब उसको मैं पॉजिटिव वाली प्रिडिक्शन में लाऊं कि निगेटिव वाली? अब निगेटिव वाले में लाऊं तो ठीक है, हम एक नहीं कई सारे 7 years हम कई सारे वार लड़ेंगे, एक वार नहीं लड़ेंगे। ओके 7 साल में हम कई सारे वार लड़ेंगे। इनमें से हमको तो पता ही है कि पाकिस्तान के साथ तो जा नहीं सकता, ये चीज़ तो होना ही होना है। तो अगर भूमि कारक है तो भूमि भी आना है। इट्स ब्यूटीफुल। आपको बताऊं मैं शर्मिष्ठा जी, मुझे याद है जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो इन्होंने कहा जैसे, और ये नेचुरल कैसे आ रही प्रेडिक्शन, इट्स सो ब्यूटीफुल। भूमि कारक है मंगल और लड़ाई का भी प्लैनेट है, वॉर का भी है। इज इट नॉट राइट कि वक्फ का संशोधन इसी टाइम पर आया एंड वक्फ को लेके प्रोटेस्ट भी हुए, रेजिस्टेंस भी हुई, बट आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन थी कि ये पास होगा। एंड वक्फ इज अबाउट लैंड एंड वक्फ वाज अबाउट टेंशन। प्रॉपर्टी रिलेटेड पॉलिसी आना, प्रॉपर्टी में कुछ अच्छी पॉलिसीज और अच्छी रियल एस्टेट में अच्छी पॉलिसी आना, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है हमें अगले साल और देखने को मिले, क्योंकि मंगल का चीज़ें है। और आपको अगर मैं बताऊं कि जब मंगल के महादशा होते हैं, जैसे चाइना का जब मंगल का महादशा चला, चाइना का भी चला 1962 में, 61 में, तो 7 साल के लिए था। तो चाइना ने क्या किया 61-62 में, आपको पता है क्या हमें किया? पता है, हमारी भूमि वो लेके चले गए। हाँ, तो हम अपना भूमि, वो तो हमारी भूमि लेके चले गए, दे स्नैच्ड इट, राइट, इलीगली कैप्चर्ड इट। हमें तो अपना ही जमीन चाहिए। तो आपको क्यों नहीं लगता है हमें पीओके नहीं मिलेगा? बिल्कुल, सो वी आर गोना गेट द पीओके। राइट, बिकॉज भूमि भी है इसमें और वॉर का भी है। तो पीओके एंड आपने लगातार बोली है बात 2027 तक, आई थिंक आपने प्रेडिक्शन मैंने ये कहा कि
पीओके जो है तो 2025 में, नहीं तो 2027 में। पीओके 2025 में एक पार्ट ऑफ इट थोड़ा सा आ सकता है, पर फुल्ली जो एक, क्योंकि अब किसी देश के ने उसको दे आर कैप्चरिंग इट राइट नाउ, उससे लेके आना पूरा जियोपॉलिटिकली बहुत कुछ है, बहुत प्रेशर है, तो वो सब तो मुझे नहीं समझ में आती है। पर मैं उसको अगर रिलेट करना चाहती हूँ कि आम जनता के लिए, तो मुझे लगता है ये सब चीज़ें होते होते 2027, वरना ऐसा नहीं है कि 2027 में हम वार लड़ने वाले। वार तो हम अभी एनी टाइम, इट्स गोइंग ऑन द राइट नाउ, एनी टाइम। हो सकता है अक्टूबर में ही शुरू हो जाए, हो सकता है नवंबर में ही शुरू हो जाए, दिसंबर में ही शुरू हो जाए। सो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये जो आने वाला 3 से 4 महीना, 5 महीना, इसी में तो हम, इट्स नॉट दैट वी आर वेटिंग फॉर 2027, नो वे। तो एक तरह से शर्मिष्ठा जी ये पूरा एक ट्रांजिशन भी है हमारा, बिकॉज आप कह रहे हो अभी मार्स दशा शुरू हुई हमारी, तो जब दशा होती है, जैसे शर्मिष्ठा जी से मैं समझ भी रहा हूँ साथ साथ कि दैट प्लैनेट डिटर्मिन्स आपका किस तरह का है आउटलुक, तो अभी मार्स की शुरू हो गई। इससे पहले हमारी 10 साल मून की थी दशा, 2015 से लेके 25 तक। तब क्या हुआ हमारे अंदर, क्या मून वाली चीजें हमारी दिखी, क्या आपको लगा 10 साल में? 10 साल चंद्रमा, जैसे मैंने कहा, चंद्रमा जो है बहुत ही, चंद्रमा तो लड़ाकू नहीं है। हाँ। चंद्रमा को हम मदर से देखते हैं, माँ से देखते हैं, नाम ही चंद्रमा। चंद्रमा को जो है, चंद्रदेव को हम हमारी माँ से रिलेट करते हैं। जैसे मंगल इज फॉर ब्रदरली, आपके भाई के हिसाब से, जो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका बड़ा भाई है। तो वैसे ही मदरली आपकी इमोशंस, आपकी सेंसिटिविटी, आपकी फीलिंग्स, उसको जाहिर करता है। तो चंद्रमा के दशा में तो इम्पॉसिबल कि आप वैसा वार लड़ने के बारे में सोचते नहीं हो। प्लस हमारी चंद्रमा, मतलब भारत का जो चंद्रमा है, वो पुष्या नक्षत्र में है। और पुष्या एक ऐसा नक्षत्र है, 27 नक्षत्र में सबसे बेस्ट नक्षत्र पुष्या है, जहाँ पे गुरु एग्जॉल्टेड होता है। पुष्या जो बहुत नरिशिंग है। और पुष्या का सिंबल क्या है, आपको पता है? क्या है? आप सबको सुन के बहुत क्या लगेगा। पुष्या का सिंबल है काउस अडर, मतलब जहाँ से हम दूध लेते। जो गौ माता जो हमें दूध देते, कितनी नरिशिंग है ना। वो अपने बच्चे के साथ, बछड़े के साथ आपको देते थे, जिस वजह से हम गाय को माता बुलाते हैं। सो ये जो नरिशिंग और ये जो कनेक्शन है, ये जो मदरली बिहेवियर है, ये है पुष्या नक्षत्र। इट इज सो ब्यूटीफुल कि ये एक सिर्फ, मतलब ये वो कोई ऐसी बात नहीं है जो फिट करी जा रही है। हमारे देश का, जब हमारे देश के, आपने जो हमारे देश की चार्ट बनती है, दैट इज फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट? यस, कोई भी देश के चार्ट, बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि अपना कुंडली तो समझ में आता है, देश कैसे पैदा हो सकता है? तो देश, जब एक देश की जियोग्राफिकली देश को अपनी संविधान के साथ वो पूरा आप पॉलिटिकली उसको एक स्थापना करते कि हाँ आज से ये देश अलग हुआ, इसको इंडिपेंडेंस मिला, या फिर जो भी है, ये देश क्रिएट हुआ, इस देश का ये सीमा रेखा है और इस देश का ये संविधान है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन है, उस दिन को हम मानते हैं। एंड उसमें हम भारत देश की जब कुंडली देखी गई तो उसमें पुष्य नक्षत्र आया, पुष्य नक्षत्र है, विच इज अबाउट काउ एंड नरिशमेंट का ही उसका साइन भी है, एंड दैट इज व्हाट वी आर एज अ नेशन। नक्षत्र 27 नक्षत्र में सबसे बेस्ट नक्षत्र माना गया है पुष्य नक्षत्र को, और वो शनि का नक्षत्र है। और शनि हमारे भारत की कुंडली के लिए योगा कारक है। आप नाम ही योगा, लोग पूछते हैं कि मेरे पास राजयोग है, तो जो राजयोग बनाने वाला प्लेनेट हमारे लिए शनि है, उसी के नक्षत्र में जब बैठा तो आपकी 9th 10th भाग्य का हाउस के मालिक है शनि, तो भाग्य का घर हमारा एक्टिवेट हो गया चंद्र के महादशा में, क्योंकि भाग्य के घर के मालिक के नक्षत्र में है। तो 10 साल और पर हमारा जो चंद्रमा है वो 3rd हाउस में बैठे हुए है। खैर आप लोग तो ये नहीं समझेंगे, मोटा मोटा भाषा में अगर मैं समझाऊं तो भारत को क्या लोगों को लगता था, कृषि प्रधान देश है, कुछ कर रहे हैं, कुछ पता नहीं, कुछ चीज़ें कर लेते हैं। सो हम टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़े, हम इकोनॉमी के लिए आगे बढ़े, हम डिफेंस में आगे बढ़े। हमने 10 साल में लोगों की माइंड सेट चेंज करके रख दिया। वही है 9th का मालिक 3rd में बैठ के 9th हाउस को देखता है। सो आप टेक्निकल बातें अगर छोड़ भी दो, मैं समझ रहा हूँ, राज्य बनाने वाली प्लेनेट के नक्षत्र में होने से जिस तरीके से आपकी भाग्य का घर, 10th हाउस, क्रेडिबिलिटी की हाउस, सब कुछ एक्टिव हुआ। 10 साल हम घोड़े की रेस से चले, घोड़े की रेस से हमने जहाँ जहाँ हाथ लगाया, ऐसा करते करते हम कहाँ पहुँचे, हम 4थी इकोनॉमी में पहुँचे। यही पहुँचे ना 10 साल में। तो आपको समझ आती है कि योगा कारक के नक्षत्र में होके क्या होता है। ऊपर से पुष्या, तो पुष्या
पुष्य तो चंद्रमा के महादशा आया इसलिए पुष्य की बात नहीं है, वो तो हमारा जन्म का हमारा नक्षत्र natural है है। ही, नेचुरल है। हम सबका जो मेरे को समझ में आया, जो 27 नक्षत्र में से कोई ना कोई एक नक्षत्र हम सबका है ना, Yes, yes. विच डिटर्मिन्स हम किस तरह के हैं। तो भारत का इस पुष्य नक्षत्र विच इज नरिशिंग एंड ऑल। तो मैं वैसे एक जानना चाह रहा हूँ, यूएस का कौन सा नक्षत्र है? धनिष्ठा नक्षत्र। व्हाट डज दैट टेल अबाउट यूएस? धनिष्ठा धनवान, सबसे ज्यादा धनिष्ठा नक्षत्र का जो दीति है, ओह। मतलब धनिष्ठा नक्षत्र का जो दीति मतलब देवता है, हाँ, वो है अष्टवसु। अष्टवसु मतलब आपके पास 8 गुण है, ओह। मतलब आपके पास, मतलब दे आर वेरी रिसोर्सफुल, वेरी रिसोर्सफुल। नाम है धनिष्ठा, आप समझ सकते हो। और समझ गया, हाँ। तो जिस वजह से आप देखो, इंडिया की कुंडली में ज्यादातर प्लेनेट जो है कैंसर साइन, कर्क राशि में है, जो वही चंद्रमा का राशि होता है, कर्क राशि, Emotional। इमोशनल, नरिशिंग। और जिस वजह से इंडिया का मोटो क्या है, हम क्या सोचते हैं, हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, है ना। हम सबको सम्मान करते, इज्जत करते, हमारी ऐसा नहीं, लड़ाकू क्या नहीं है। पर अमेरिका का क्या है, ज्यादातर प्लेनेट जो है जेमिनी में बैठा हुआ है, मिथुन राशि में। जेमिनी क्या है, ट्रेडिंग करता है, गिव एंड टेक रिलेशन, तुम मुझे देखो मैं तुम्हें दूंगी, बार्गेन करता है। एग्जैक्टली। सो वेरी मच क्या बोलते हैं इसको, कमर्शियल, राइट, हाईली कमर्शियल, एंड इट शोज, एंड इट शोज। तो ये खाली लोगों की कुंडली के लिए नहीं है। हाँ। आपको नक्षत्र समझ आए ना, कोई परेशानी नहीं, इतना तो समझ आ ही जाएगा, अच्छा इसका तो जेमिनी में ज्यादा प्लैनेट है, एयर साइन में ज्यादा प्लैनेट है। आपको अगर जेमिनी समझ आया तो पता चल जाएगा, अच्छा ज्यादा जेमिनी एक्टिव होने से क्या होता है। ज्यादा जेमिनी एक्टिव होने से इंसान बहुत आउटस्पोकन होता है, जहां तुम बड़े नहीं हो वहां भी जाके दिखाने लगते हो। दिख रहा है, मैं ट्रम्प से तो दिख ही रहा है वो एंड दे आउटस्पोकननेस। आर ऑलवेज लाइक दिस। एक जो नहीं है फिर भी, मतलब एक्स्ट्रा स्मार्टनेस, दैट इज जेमिनी, वेरी मच जेमिनी। मुंह में ही सब कुछ, आधे से ज्यादा चीज तो मुंह में चलाना, दैट इज जेमिनी। बार्गेनिंग कैपेसिटी, बातों की कैपेसिटी, प्रेजेंटेशन जो है नहीं, इससे भी ज्यादा प्रेजेंटेशन, यही सब अमेरिका में बहुत ज्यादा है। और हर चीज की कमर्शियलाइजेशन, प्लस उनको एक चीज की सपोर्ट मिली, वो है धनिष्ठा नक्षत्र। धनिष्ठा ये कहता है कि नहीं भाई, हमें रिसोर्सफुल होना है, हर चीज पे रिसोर्सफुल होना है। एकदम धनिष्ठा से ना, अब मैं एक दूसरे मुल्क का नाम लेने जा रहा अच्छा। हूँ जिनके पास कुछ भी नहीं है, वो है पाकिस्तान। अच्छा। वो कौन सा नक्षत्र है भाई, ये लोग जानना चाह रहे हैं, वो कौन सा, उसकी क्या कुंडली में दिखता है पाकिस्तान की? पाकिस्तान और हमारी कुंडली ऐसे देखने में एक जैसा है, आपको पता है, सिर्फ एक दिन पहले वो हुए। एग्जैक्टली, आधे सारे घंटे का बड़े बड़े फर्क। प्लेनेट, बड़े बड़े प्लेनेट तो चेंज ही नहीं होते हैं। हाँ, सिर्फ एक दिन में चेंज होने वाले प्लेनेट एक ही है, हाँ, चंद्रमा। सो जो चंद्रमा हमारा पुष्या में है, कर्क राशि में, उनका इससे पहले वाला, क्योंकि एक दिन पहले थे, तो वो मिथुन राशि में है, और वहाँ आर्द्रा नक्षत्र आती है, तो उनका मंगल और चंद्रमा एक साथ बैठा हुआ है मिथुन राशि में, विच इज आर्द्रा नक्षत्र। तो आप लोग सोचेंगे आर्द्रा क्या है, द मोस्ट रिबेलियस नक्षत्र इज आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र का दीति कौन है पता है, रुद्र। अच्छा। अब रुद्र तो नरिश नहीं करता है, रुद्र अवतार जितने भी है वो सारे आते ही है डिस्ट्रॉय करने के लिए, सारे निगेटिव एनर्जी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं। तो वो तो रुद्र अवतार की बात हुई, पर देश के लिए, इंसान के लिए तो ऐसा नहीं होता। हम कौन सा किसको डिस्ट्रॉय करने जाते हैं। सो रेबेलियस हरकतें होना, मतलब आर्द्रा नक्षत्र का जो एक कहानी है, बहुत लंबी कहानी है कि कैसे ब्रह्मा जी ने 4 मानस पुत्र क्रिएट किया था। उन्होंने सनत कुमार, तो आपको पता होगा छोटे छोटे थे, क्योंकि उनके पास है कि भाई आई नीड टू गो विद द क्रिएशन। तो उन 4 बच्चों ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं, हमें क्रिएशन में नहीं जाना है, कोई शादी वादी नहीं करना है, क्योंकि हमें ब्रह्म मतलब हमें पर ब्रह्म का, हमें परमात्मा की समझ आ गई है, हमें परमात्मा से मिलना है, हमें इन सब परेशानी में नहीं जाना है, हमें इतना ज्ञान हो चुका है। तो ब्रह्मा जी ने बोला, मैं पिता हूँ, तुम लोगों की लाइफ की मोटिव ही ये था, तुम क्रिएशन के पीछे, कि तुम लोग मेरे क्रिएशन में मदद करोगे, तुम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाओगे, और तुम लोग पिता की बातें नहीं सुनते। ये कलयुग के बच्चे नहीं है ना, सृष्टि की शुरुआत की बात हो रही है, तब अपने पिता के एक शब्द ना मानना बहुत बड़ी बात होती थी। चारों ने किसी भी बहुत समझाया ब्रह्मा जी ने बोला कि क्रिएशन के पीछे का मोट, तुम लोग चारों को इस धरती पर लाने के पीछे का, क्योंकि देवर मानस पुत्र, मतलब उनकी इमेजिनेशन से ये 4 पुत्र हुए। और उनका कहना था, ना बाबा,
हमें वेदों का ज्ञान हो गया, हमें तो परमात्मा की तरफ जाना है। तब उनको इतना गुस्सा आया था, इतना गुस्सा आया था, उनके उनके गुस्से से उनके फोरहेड पे एक पर्पल ब्लूइश टाइप की वो उनकी सारे जो नेगेटिव एनर्जी, जो एंगर सब यहाँ जमा हुआ था। एंड देन ही स्नीज्ड एट वन पॉइंट, और वो एक छोटा सा बच्चा पर्पल कलर का बाहर निकलता है उससे, एंड ही स्क्रीम्ड वेरी बैडली, मतलब बहुत ही विकट आवाज से वो बच्चा रोता है। दैट इज आर्द्रा नक्षत्र, जिसकी उत्पत्ति है डिसोबीडियंस से, है ना। वही हम लोग देख रहे हैं, हाँ। डिसोबीडियंस, रोता रहता है, इधर जाना उधर जाना, हर जगह झूठ बोलना, बहुत सारी चीजें। डिसोबीडियंस से इससे क्या हुआ, उनके अपने देश के लोग सरकार को हर 2 मिनट में गिरा देते हैं। ओबीडियंस नहीं है ना, किसी एक अथॉरिटी Rebels कैसे है, rebels घर है। पे आपके फादर आपकी अथॉरिटी है, आपके हस्बैंड आपके अथॉरिटी है, पर जब देश की बात आती है, सरकार अथॉरिटी है या राजा अथॉरिटी के कुछ तो Right, होगा, right, तो लोग अथॉरिटी की बातें नहीं सुनते। जैसे आर्द्रा नक्षत्र की कहानी है, तो आप लोग को समझ में आ रही है कि नक्षत्र कितनी ब्यूटीफुल है। आप जब नक्षत्र को समझते हो, नक्षत्र थोड़ी सी हायर लेवल की बात है, पर ये सारी हमारे पुराणों की कहानी है, मेरी कहानी नहीं है, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये सुनने के लिए। तो आप एक एक पुराणों की अलग अलग कहानी समझते हो, सुनते हो, उसी के साथ लिंक्ड है हमारी ये एस्ट्रोलॉजी। आपने शर्मिष्ठा जी जो नक्षत्रों की बात बताई ना, ये मैंने, अब जितने मुझे लिमिटेड नॉलेज हुई आपसे भी बात करके, आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग पीपल बेटर थ्रू दिस, कि अच्छा ये इस नक्षत्र के हैं तो दिस पर्सन इज स्लाइटली ट्रांजैक्शनल, दिस पर्सन इज स्लाइटली इमोशनल। डू यू थिंक, आपको नहीं लगता कि एक मिस है जो एस्ट्रोलॉजी को हम लोग, मैं समझ रहा हूँ कि बहुत ज्ञान से समझने की ज़रूरत है, बट एक डे टू डे लाइफ में एस्ट्रोलॉजी का जो यूज़ है, और इवन फ्रॉम अ कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू, यू थिंक एक बहुत बड़ी विरासत है जो हम लोग अभी नहीं यूज़ कर रहे हैं फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड ऑल? एस्ट्रोलॉजी मैं समझती हूँ कुकिंग के जैसा, हाँ, सबको आना चाहिए। बिल्कुल। जैसे बेसिक कुकिंग सबको आना चाहिए, आपको शेफ बनने की जरूरत नहीं है, नहीं एटलीस्ट आपको अपने लाइफ में कुछ ना कुछ कभी कुछ जरूरत पड़ गया, आपको बेसिक कुकिंग आना चाहिए। कहीं पे भी कुछ भी जरूरत पड़े, आपको आपकी लाइफ की चीजों को समझने के लिए, आपकी अच्छाई, आपकी बुराई, आपके कर्म में कहाँ सबसे ज्यादा नॉट है ना, कहीं ज्यादा आप अटके हुए हो, इन सारे चीजों को समझने के लिए आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी इनकैपेबिलिटीज, ये सब को समझने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहिए। प्लस बहुत सारी चीज़ें होती है कि इस नक्षत्र में पैसे किसी को उधार मत दो, इस नक्षत्र में दान करो, इस नक्षत्र में ऐसा करो, छोटी छोटी तिथि है नक्षत्र में, मतलब बेसिक मुहूर्त का ज्ञान, इसी को तो मुहूर्त कहते हैं कि किस मुहूर्त में मैं करूँ। भारत ने आपके हिसाब से, जैसे 47 से अगर मैं बोलूं, काफ़ी स्ट्रगल रही है भारत की। भारत की जो स्ट्रगल रही, उसका एक मूल कारण आपके हिसाब से क्या हमने गलत किया, जो आज अगर हम देखें तो चार्ट के हिसाब से जो भारत को करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया समय रहते? इज देयर एनीथिंग यू ऑब्जर्व? बिकॉज हमारी कुंडली में, जैसे आपने कहा, पुष्य नक्षत्र रहा, सब चीज़ें रहीं, उसमें चैलेंजेस बहुत रहे हैं। वो चैलेंजेस दिखते हैं डेस्टिन्ड थे, या कुछ हमने भी वी मिस द बस समटाइम्स? मैं आपको पुष्य नक्षत्र का एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल देती हूँ, जी जी, एक इंसान के एग्जाम्पल देते, तो उससे आपको पता चल जाएगा आगे क्या है। जी। पुष्य नक्षत्र का एक सिंबल है कमल, ओके। और आप जब उनकी चाइल्डहुड की स्टोरी, उनकी अर्ली लाइफ पढ़ते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का, आपको समझ में आती है कि कितने स्ट्रगल से कहाँ जाते थे, लाइट नहीं था, चल के जाते थे, बहुत बहुत, मतलब आप पढ़ते तो आपको लगता है वो कैसे साइंटिस्ट बने, कैसे वहाँ तक पहुँचे, बट ही डिड एवरी आफ्टर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, वो साइंटिस्ट बने, उस जगह पे पहुँचे। हमारी जो आज मिसाइल वाली चीज़ें हैं, उनके रहते ही ये सब हुआ है। एंड निस्वार्थ उन्होंने ये सब किया है, पर अर्ली लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग था, और धीरे 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 कमल जैसे कीचड़ में खिलता है, कीचड़ अच्छा नहीं होता है, पर आप, हाँ, तो एस्ट्रोलॉजी को जब आप हर एक सिंबल वाइज समझ जाते हो ना, वो बड़ा इजी हो जाती है। तो हर पुष्य नक्षत्र वाले लोग, मैक्सिमम मैं बोलूँगी, नॉट परहैप्स 100%, ज़्यादातर लोग, उनकी जो लाइफ की शुरुआत है, अर्ली लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है, उसके बाद वो कमल के जैसे खिलते हैं। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम, वो खिले थे, ही ब्लूम्ड,
ओके। ही ब्लूम्ड लाइक एनीथिंग। वैसे ही इंडिया भी धीरे धीरे धीरे, क्योंकि जब आपकी शुरुआत का दशा ही शुरू होती है शनि का, शनि कष्ट देके आपको हार्ड वर्क करवाता है, क्या सामने लेके आ जाता है, गरीबी देता है, सब कुछ देता है। उनका भी ऐसा ही था, उनका भी फैमिली लाइफ मतलब आर्थिक स्थिति और उतनी अच्छी नहीं बिल्कुल थी। करेक्ट भी बैठता है शनि का। जैसे 19 साल की दशा जब भारत आज़ाद हुआ 47 से लेके 66 तक, तो टेरेबल। 65 का युद्ध भी हुआ, 62 का युद्ध भी हुआ, 48 में भी जंग हुई। आपको लगता है अब जो आया है समय, तो आपकी बात से मुझे जो लग रहा है ना वो है बिकॉज अब मार्स की दशा है तो अब याचना नहीं, अब रण होगा, वो वाली है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बता रही थी कि डिसोबीडियंस है आर्द्रा में, और हमारा मंगल कहाँ है? आर्द्रा में। ओह तो अब वाओ। तो किसी की बातें नहीं सुने, इसलिए मैंने कहा ना अब डिप्लोमेसी नहीं होगा बहुत ज्यादा, कि इस देश क्या मान जाएंगे बुरा, उस देश की बातें सुनता हूँ, अरे ट्रम्प क्या बोलेंगे, अरे कोई कुछ भी बोले, हमें जो करना है हमें करना है। सो नाउ जो चीज़ हमारी मिसिंग थी, आपको लगता है कि हमने कुछ स्टेप नहीं लिया, हम बहुत सहनशील थे, जो पुष्या है एक्चुअली, पुष्या सहनशील है। जैसे घर में एक माँ हर चीज़ सह लेती है ना, तो बाकी लोगों को खाना खिला के फिर खुद खाती है, वो खुद खा लेती पहले तो क्या फर्क पड़ता, नहीं, दैट इज द एटीट्यूड, इसीलिए तो मदरली है। तो ये जो मदरली एटीट्यूड हमारी, अब मंगल बोलेगा बहुत हुआ भाई, अब नहीं चलेगा। तो आपको क्या लगता है शर्मिष्ठा जी कि जैसे मंगल की दशा चल रही है भारत की, तो भारत के जो उस पे बैठा होगा जो प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पे, वो भी कुछ मंगल से रिलेटेड होंगे? मतलब द एनर्जीज हैव टू अलाइन, राइट? कैसे होता है ये? देखिए, जब मंगल का महादशा आया है भारत के लिए, तो भारत मंगल के एनर्जी के हिसाब से काम करेगा। भारत मतलब क्या है? पूरे भारत का जनता, है ना। और भारत का जो प्रधान अभी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी है। तो मोदी जी से ये थ्रू होगा, उनके थ्रू निर्णय लेने वाले वही है, पॉलिसी बनाने वाले वही है, या फिर जो भी ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर, उनका मंगल कैसा है? उनका मंगल भी बढ़िया। उनका मंगल तो अपने राशि में बैठा हुआ है, पहले घर में। अच्छा। उनका तो मंगल लग्न का मालिक है, लग्न का मालिक अपने ही स्वर राशि में, अपने हाउस में बैठा हुआ है, उनका वही तो उनका स्ट्रेंथ है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर वेरीफाइबल। मतलब ये सारी चीजें इतनी खूबसूरती से बैठ रही, तो दैट मीन्स कि फॉर द मेजर पार्ट फ्रॉम 2025 टू 2032 जो मंगल Yes. की दशा है, वी आर गोइंग टू हैव मिस्टर मोदी एट द हेल्म। ये आप सोचते हैं? एटलीस्ट कॉलिंग द शॉट्स तो आप सोचते ही हैं? मैं दो तरीके से इस चीज़ को देखती हूँ। जी। एक तो मैं उनको राजनीति में देखती हूँ, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ छाड़ के कहीं जा रहे हैं। 2027 इज गोइंग टू बी वेरी हार्ड ऑन हिम। क्यों? क्योंकि उनका उपपद लग्न में राहु केतु आना, ऐसा हुआ था जैसे राहु केतु हर 18 साल बाद एक राशि में दोबारा वापस आता है, है ना। उनको 18 साल लग जाती है वापस आने में। तो 18 साल पहले, आज से 18 साल पहले जब मोदी जी सीएम थे, चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, तभी वो कुछ 11 या कुछ 21, आई कैन नॉट रिकॉल कितना नंबर का, एक ही दिन में वो इतने सारे ब्लास्ट हुआ था, गोधरा वाला कांड, ये सब उसी टाइम हुआ था जब राहु केतु उनके उपपद लग्न के ऊपर से जा रहा था। बस 2027 भी सेम है। तब वो सीएम थे, अब वो पीएम है। सो ही विल हैंडल एवरीथिंग वेरी वेरी केयरफुली। तो मुझे नहीं लगता है कि वो जाएंगे। वो मैं लास्ट टाइम भी आके कही हूँ कि मुझे मोदी जी संन्यास लेते हुए इतनी जल्दी नहीं दिखते हैं कि मोदी जी छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। मैक्सिमम एक चीज़ हो सकता है कि वो थोड़ा पीछे से सरकार चलाएंगे या फिर प्रेसिडेंट बनेंगे या ऐसा कुछ, आई डोंट नो व्हाट इट इज विल बी, क्योंकि मैं एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं इतना नहीं समझती हूँ क्या बन सकता है क्या नहीं। पर मुझे मोदी जी नहीं जाते हुए दिखते हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी कंटिन्यू करेंगे, और मोदी जी हो सकता है फिर 2028 या 2029 में जो दूसरा इलेक्शन आएगा उसमें भी वो हिस्सा लेंगे। ओके ओके। हाँ, बिकॉज मार्स की एनर्जीज जो आप बता रहे हो, एक तो उनके भी पहले घर में, प्लस देश की भी महादशा चल रही है। आफ्टर दिस आप क्या देखते हो? जैसे वंस द डस्ट सेटल्स, 2032 तक मार्स की दशा हो गई, उसके बाद राहु की दशा, दैट इज 18 साल की। वो भारत के लिए मतलब उस समय कैसा होगा आप जो देखते हो? ये पूरी जंगों से हटने के बाद क्या है, एक अच्छा सुनहरा वो है या क्या है? कहते हैं ना, कुछ चीज़ें ऐसे होती है कि आप उस पर सफाई नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रैक्ट करना ही अच्छा रहता है। मतलब इस घर का ऐसा हाल हो गया, इसको अब मरम्मत नहीं कर सकते, उसको अब तोड़ के ही बनाओ तो बेस्ट है। तो अभी तोड़ के बनाने का टाइम आ रहा है कंप्लीटली। तो जब तक राहु का महादशा आएगा, हम, मेरे ख्याल से मैं लास्ट टाइम भी यही बोली आपको, मुझे याद नहीं इस बारे में हमने बात किया है कि नहीं, कि राहु के महादशा में हम
चाइना को फाइनली हम compete करेंगे, वी विल रिप्लेस चाइना ओके इन आवर मैन्युफैक्चरिंग साइड। हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे पूरे इस साइड का फुल्ली, क्योंकि राहु जो है हमारे फर्स्ट हाउस में बैठे हुए लग्न में, और राहु हमारा एग्जॉल्टेड राहु है, कृतिका में बैठा हुआ है, जो 5th हाउस के मालिक है। तो इंडस्ट्रियल जो एक बूम आएगी, इतना आएगा ना। 4th हाउस मतलब ही इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये सब चीज़ें बहुत बढ़िया काम करेगा। सो वी आर गोना रिप्लेस चाइना इन कमिंग टाइम व्हेन राहु महादशा विल स्टार्ट। एंड विल देयर बी पीस 2032 के बाद? ये जो वॉर्स हो गई अभी तो है, चाइना से भी भिड़ेंगे हम लोग, आई एम श्योर एट सम पॉइंट, बिकॉज आप कह रहे हो मल्टीपल फ्रंट्स पे हम लोग को। विल देयर बी पीस आफ्टर 2032? क्या देखते हो? पीस तो कलयुग में कहीं नहीं होता है, उस Okay. टाइप का तो पीस नहीं होगा। पर आज का जो प्रॉब्लम है उन सब से तो तब Better हो सकता है होगा। कुछ नई तरीके से कोई परेशानी आ रही है, जैसे करप्शन वगैरह तो 100% कभी नहीं जाने वाला है। कलयुग में करप्शन, बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम ये करप्शन कब जाएगा। अरे करप्शन क्यों जाना है, कलयुग में सत्युग कहाँ से आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही। पर अभी जो अलग एक अराजकता चल रहा है हमारी देश के अंदर ही, कुछ लोग हैं देशद्रोही है, एंटी नेशनल्स है। किसी लोगों को पाकिस्तान में लोग मर रहे हैं, उनको यहाँ पे वो रोते हैं, वहाँ पे पैलेस्टाइन में लोग मर रहे हैं, वो यहाँ रोते हैं। ये जो सारा चल रहा है ना, इन सारे चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। वो तो कहाँ, ऐसे लोग तो आपको मिलेंगे ही नहीं राहु के महादशा में। तो राहु से ही ना राहुल वर्ड आ जाता है कई बार बात करते करते, बिकॉज वैसे एक एल ही ऐड होता है उसमें आगे। तो राहुल गांधी कहाँ होंगे इस पूरे में? ये वो तो बड़ा मुझे भी नहीं पता interesting नहीं है। कौन सी देश में अपना क्या बोलते हैं छुट्टियां मना रहे होंगे कि रिटायरमेंट ले रहे होंगे। 2027 के बाद तो मुझे ऐसे भी वो नहीं दिखते हैं। मैं गई थी आज तक में, अच्छा। तो वहाँ पे उनके जो बहुत अच्छा न्यूज़ रीडर है, दैट मेल न्यूज़ रीडर, क्या नाम है उनका, मैं भूल रही हूँ। जो भी है आप बताइए आगे। तो क्या तो हुआ? मैंने क्या मुझे पूछा था, अरे वो वीडियो बहुत वायरल हुआ, अच्छा। मतलब क्या बताओ। सो उन्होंने पूछा कि राहुल गांधी क्या होगा। मैंने कहा राहुल गांधी का तो दिस इज द बेस्ट टाइम, ही इज गोइंग टू द बेस्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ। उन्होंने Okay. कहा बेस्ट टाइम, मैंने कहा एलओपी इज द बेस्ट वन फॉर हिम, एलओपी इज एवरीथिंग फॉर हिम। तो उन्होंने बोला आगे, मैंने कहा बस एलओपी इज द बेस्ट वन फॉर हिम। ये उनका गुड टाइम चल रहा है, बेस्ट टाइम, जो गोल्डन पीरियड चल रही है। तो विल ही बी इन पॉलिटिक्स? जब तक राहु दशा आएगी तो राहुल होंगे या नहीं मुझे होंगे? नहीं लगता, आई रियली डोंट यू थिंक ही बी आउट ऑफ पॉलिटिक्स? आउट ऑफ पॉलिटिक्स। अब होंगे भी तो ऐसे ही, पता नहीं, बस नाम। अब फैमिली की तो नाम लिखी हुई है इसी में। एंड विल इट बी प्रियंका हु विल बी इन द फ्रंट तब तक? 32 प्रियंका तक? गांधी 32 पे या कब पता नहीं, पर वो आगे जाके किसी प्रदेश की सीएम बन सकती है, मैक्सिमम। ओके, दैट इज बिग। Yes. दैट विल बी इंटरेस्टिंग अगर Yes. ऐसा होता है तो। पर हाँ, उनकी मैरिड लाइफ में कुछ गड़बड़ आएगी मुझे लगता है 27-28 के आसपास। ओके आई फील सो। अब ओके, देखते हैं। इंटरेस्टिंग। कौन से पॉलिटिशियंस का आप देख रहे हो तब तक एक अच्छा भविष्य? मतलब जो जैसे अब मार्स की महादशा चल रही भारत की, तो इसका इम्पैक्ट पॉलिटिशियंस के करियर पे भी आ रहा होगा इंडिविजुअली? नहीं, देखिए नहीं आ मंगल रहा का हो। महादशा हमारा नहीं है, भारत का है। भारत का है। तो भारत में जो भी चेंज होगा उसका थोड़ा बहुत तो हमारे ऊपर असर आएगा, क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, यहाँ कुछ पॉलिसी बनेंगे, उसका अच्छा बुरा सब कुछ हमारे ऊपर आएगा। तो उस हिसाब से तो है, बट इतनी डायरेक्टली नहीं है, क्योंकि हम देश नहीं चलाते, हम देश के एक हिस्सा है। तो जैसे अब बिहार इलेक्शंस आर राइट अराउंड द कॉर्नर, जी। तो सबसे पहले जो कुछ 2-3 नाम आते हैं ना हमारे, एक आता है भाई तेजस्वी यादव जी का क्या भविष्य हम देखते हैं, और जोर शोर से कैंपेन कर रहे हैं वो बिहार में। तो उनका आप कैसा भविष्य देखते हैं? पहले तो 27-28 से पहले तो कुछ भी नहीं है, वहाँ थोड़ा सा वो बाउंस बैक करेंगे। 27 के बाद या 2028 से, उसी के दौरान। अभी तो कुछ यानी नहीं। बिहार अभी 1.5-2 साल elections- कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है। एंड दिस अनदर फिनोमेना जो चल रहे हैं वो है प्रशांत किशोर। ओह, यू नो, बहुत न्यूज़ में बहुत इंटरव्यूज दे रहे हैं और बड़े बेबाकी से बात कर रहे हैं, और अपने धन की भी बात करी बड़े बेबाकी से। उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में बताया कि मैं 3 साल में मैंने इतने करोड़ रुपए कमाए हैं और मैंने लगाए हैं इतने करोड़, और मेरे को आके ये लोग देते हैं, बड़े वैसे बात करी। हाउ इज हिज फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर एंड ओवरऑल क्या देखते हैं आप? उनके तो कोई कुंडली नहीं है। मैंने एक वो नेताजी की कुंडली का एक सीरीज बनाया है एबीपी के साथ जी। एबीपी चैनल वाले के साथ। तो एबीपी के साथ जो मैंने उनके ऊपर एक पूरा एक एपिसोड बनाया है, जहाँ पे उनकी तो कुंडली नहीं है, पर उनकी जो पार्टी बनी है जन स्वराज पार्टी, हाँ जी। उसकी तो कुंडली है। वो तो अभी पिछले साल ही बनी है। जी जी जी। तो वो कुंडली हमारे पास है। उस कुंडली को देखो
तो मैंने यही चीज़ वहाँ पे भी कहा, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ यहाँ पे, कि ये जो पार्टी है किंग का पार्टी नहीं है, मतलब ये राजा का पार्टी नहीं है, किंग मेकर की कुंडली है। तो ये है कि हाँ 2 सीट कम पड़ गई तो मैं यहाँ पे मतलब अपना सपोर्ट दूंगा, इसके बदले में मैं कुछ बार्टर करूंगा। दैट सॉर्ट ऑफ कुंडली इज दिस वन। इट कैन नॉट बी ए किंग वाला पार्ट, मतलब मैं जीत के आऊंगा, लीडरशिप की नहीं है, आप किंग मेकर की कुंडली है। तो ये है उनकी जन स्वराज का हाल। और मैंने वहाँ पे ये भी बोला, अमेजिंग कुंडली है फंड रेजिंग के लिए। ये चीज़ मैंने बोला, आज नहीं बोला, अप्रैल का रिकॉर्डेड है वो होगा यूट्यूब में कहीं पे, कि मैंने कहा ये 8th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट है। 8th हाउस स्कॉर्पियो, थोड़ी देर पहले भी मैं आपसे बात कर रही थी, जो नेचुरल स्कॉर्पियो का हाउस होती है 8th हाउस, एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस, दूसरों से आपने कुछ नहीं किया, फैमिली से आपको मिल गया, तो जो फंड रेज होना, कुछ बोनस मिल गया, या फिर जो भी कुछ है गिफ्ट होना, सब 8th हाउस का खेल है। तो इनको इसलिए वो कह रहे थे, आई डिडंट इवन नो, आपने बताया है, ये कुंडली बहुत बढ़िया है पैसे कमाने के लिए, मतलब पैसे इकट्ठा करने के लिए, फंड रेजिंग के लिए। दैट वाज एग्जैक्ट सेंटेंस जो मैंने अप्रैल में बताया। अभी इन्होंने ना बड़ा वैसे बोला है अपने पैसे कमाने की एबिलिटी के बारे में ही, और अब आपने ये बात बोली तो पर पार्टी उन्होंने पैसे कमाने के लिए खोला है कि देश को, मतलब वो समाज तो के लिए कुछ कहते तो अच्छी अच्छी बातें हैं सब कि भाई समाज को करने के लिए, अब वो तो हमें पता लगेगा। उनकी जो जनस्वराज कुंडली की पार्टी की कुंडली है, दैट इज एक्वेरियस लग्न, मतलब कुंभ लग्न की कुंडली है। और कुंभ लग्न की जो मालिक है, जो शनि है, वो उनकी नवांश में नीच का हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता ये पार्टी जैसा जितना बोल रहे हैं ऐसा नहीं है, एकदम नहीं हो सकता है। वो किंग मेकर की कुंडली हो सकती है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे 3 सीट 5 सीट कम आ रही है, मैं सपोर्ट कर देता हूँ, इसके बदले में कुछ बार्टरिंग। डू यू थिंक अब की बार जो बिहार इलेक्शन हो रहे हैं, जो अगले 1 महीने में होने हैं, उसमें दे विल इमर्ज एज किंग मेकर्स, या उसमें क्लियर मैंडेट आप देखते हैं? नहीं, उसके उनका कोई काम ही नहीं है। अच्छा, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी क्लियर, बीजेपी एंड जेडीयू। यस, वेरी क्लियर, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि नीतीश कुमार जी के भविष्य पे बहुत प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। हाल ही में उनके कुछ वीडियोस भी वायरल हुए जिसमें लगा कि ही इज़ नॉट मेंटली एजाइल, वो नहीं कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं। तो क्या हम नीतीश जी को ही अगला मुख्यमंत्री देखते हैं? व्हाट डू यू सी? आई एम नॉट श्योर, क्योंकि नीतीश कुमार जी की कोई कुंडली नहीं है। कुंडली बीजेपी की है, कुंडली की है या मोदी जी की है, नहीं है। पर इतना पक्का है कि यही सरकार बनने वाली है। अब नीतीश कुमार जी ही मोस्टली बनेंगे, जो मैं आई एम क्वाइट श्योर अबाउट इट। मतलब बाकी जो सपोर्टिव कुंडलीज देख के इतना नहीं लगा कि कोई नया मुखिया आएगा। कहने का मतलब आपकी स्टेट चलाने के लिए कोई नई चेहरा आ रहा है, ये नहीं लगा। नीतीश कुमार जी 2027 के बाद गड़बड़ करेंगे। एट दैट टाइम परहैप्स ही विल से दैट बीजेपी के साथ उनका चल नहीं रहा है, या फिर कुछ और हिस्सा होगा, हो सकता है उनकी हेल्थ इशू आए। अभी ये चलते रहेंगे 2027 तक। मुझे ही लगता है, मुझे तो आई मीन जीतना एक चीज है और कौन सीएम बनना अलग चीज है। जीतना तो यही लोग जीत रहे हैं, पर आई एम मैक्सिमम आई एम श्योर अबाउट, क्योंकि मैं 100% श्योरिटी के साथ इसलिए नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि उनकी तो कुंडली है ही नहीं कहीं पे, और जो है नॉट मच ऑफ ऑथेंटिक। तो मुझे एक बात शर्मिष्ठा जी नहीं समझ में आ रही है, बहुत लोग ये कह रहे हैं और आपने भी कहा कि 27 में देयर इज अ डिसीजन दैट मोदी जी विल मेक, व्हाट ही हैज टू डू, वेदर ही विल कंटिन्यू। इस पे एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। आपने भी जो ट्रांजिट देखा वो कैसे आएगा पॉसिबली, बिकॉज बीजेपी तो ट्रबल में नहीं दिख रही फिर। नहीं, बीजेपी तो अगला 15 से 17 साल कहीं नहीं जा रही है। हाँ, कहीं नहीं जा रही है। अब बात आती है कि लीडरशिप चेंज हो सकती है, क्योंकि जब तक शनि घूम के, तो इज इट गोइंग टू बी बिकॉज ऑफ सम हेल्थ रीजन? यही मैंने हर बार ट्वीट में लिखा है कि किसी और कोई रीजन मोदी जी को बंद नहीं कर सकता है। द ओनली रीजन कैन बी हिज हेल्थ इश्यूज। अगर हेल्थ इश्यूज, क्योंकि हमने मोदी जी को कभी बुखार आते हुए भी सुना नहीं है, राइट? ऐसी कोई खबर नहीं आया है पिछले 10-11 साल में। वो चीज़ अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो कि या आउट ऑफ कंट्रोल ऐसा कुछ हो तो कुछ हो सकती है। अदरवाइज मोदी जी कहीं नहीं जा रही, ही इज हियर टू स्टे बिकॉज ही इज विनिंग इलेक्शंस। और अगर बिहार भी जीत जाते हैं तब तो वी डोंट सी अ रीजन कि ये चीज़ होते हुए देख रहे हैं। ट्रू। एंड एक बात और बताइए मुझे कि इस पूरे जो एक, जैसे आपने बताया मंगल दशा का डिफरेंट भागों पे क्या इम्पैक्ट होगा हमारे देश के। जैसे मैं अगर बोलूँ पंजाब की साइड, बंगाल की साइड, नॉर्थ ईस्ट की साइड, बिकॉज अब जब हम एक मंगल की एनर्जी देख रहे हैं तो जहाँ जहाँ हमारे कुछ फॉल्ट लाइंस एग्जिस्ट करते हैं या जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा विद्रोह
छोटा छोटा चलता रहता है, क्या वो बढ़ेगा इस बीच इंटरनल सिक्योरिटी वाइज? बढ़ेगा। अभी जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा है लद्दाख में जी देखा है ना, जी, तो बिल्कुल। ऐसे ये चीज और ज्यादा। अभी क्या बोला, मंगल आर्द्रा नक्षत्र में है और एक चंद्रमा आर्द्रा नक्षत्र में होने से ही हमने देखा है कि हर कुछ दिन में लोग रास्ते पे आ जाते हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट के खिलाफ आते हैं, गवर्नमेंट हटा देते हैं, कू हो जाती है, पता नहीं उनके देश में क्या क्या ये तो उनका मतलब रेगुलर है। हमारे देश में ये सब रेगुलर नहीं है। पर मंगल के महादशा में हम जनता को रास्ते में ऐसे ही रेबेलियस होते हुए देखेंगे, तो ऐसे जो लद्दाख वाली सिनेरियो और आने वाली है। बट यस, गवर्नमेंट इज गोइंग टू हैंडल एवरीथिंग वेरी वेरी एफिशिएंटली, इतना तो मैं गारंटी दे सकती सबसे ज्यादा जो एक टेंशन की बात आती रही है हैज बीन वेस्ट बंगाल। हूँ। यस, वेस्ट बंगाल का अगले साल चुनाव भी है। आपने पिछले साल आई थिंक प्रिडिक्ट किया था कि इस वर्ष इट्स गोइंग टू गेट टेंस फॉर ममता। राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग, रेप केसेस और भी चीज़ें, उसके बाद हमने मुर्शिदाबाद में देखा क्या हुआ। वेयर इज दिस गोइंग? ये वेस्ट बंगाल में सिचुएशन कब आप देखते हो चेंज होते हुए, और 26 के चुनाव को आप कैसे देखते हो? बिकॉज अब एक तरह से काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। ममता जी की एक स्टेटमेंट भी आ गई कि SIR अगर यहाँ किया तो सड़कों पे उतर आएंगे, जो आपकी बात हुई। कैसे देखते हो आप भविष्य ममता जी का और वेस्ट बंगाल का? मुझे लास्ट ईयर पूछा था टेलीविजन वालों ने कि 2025 में कौन सी, जैसे आपने पूछा कौन सी राज्य में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती, तो मैंने कहा था वेस्ट बंगाल। सबसे ज़्यादा एनर्की, सबसे ज़्यादा हिंदी में उसको क्या कहता है पता नहीं, अराजकता। कि अराजकता अगर किसी जगह पे होगा तो होगा वेस्ट बंगाल। तो तब तो कुछ नहीं था, फिर बाद में मुर्शिदाबाद ये वो, अभी तो आए दिन कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ तो, और अब तो पता चल ही गया है SIR होना ही है और उनको भी रास्ते में आना ही है। तो अब और भी, तब ये नहीं पता था कि SIR, मतलब ये जनवरी फरवरी में, लास्ट ईयर दिसंबर में हमने ये किया था शूटिंग। तो लास्ट ईयर दिसंबर के वीडियोस में हमें नहीं पता कि SIR नाम का भी कोई चीज़ आने वाली है, राइट? तो पता ही नहीं था क्या होगा, हमें लगा था उनका ही कुछ होगा। तो अभी दिख रहा है कि अब प्रैक्टिकली क्या चीज़ हो सकती है। और मैंने ये भी कहा था, आप आधे साल जाने दीजिए, अगस्त सितंबर, अगस्त जुलाई अगस्त आने दीजिए, ऐसा मैंने कहा। ममता बनर्जी के हाल धीरे 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 खराब होने लगेगी। तो सबसे पहले तो उनके सामने SIR वाला जो एक लटकती हुई तलवार है आ रही है, तो इससे शी इज़ गोइंग टू लूज मोर क्रेडिबिलिटी ऑन दैट। अगर इतनी अराजकता फैलाएंगे तो फिर एंड ऑफ द ईयर हो सकता है, या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में हो सकता है प्रेसिडेंट रूल आ जाए। ऐसी है संभावना। जी, मैंने आपके इसमें आके बताया तो था आपने शायद। मेरे में ये बताया था कि इट्स गोइंग टू गेट बैड फॉर ममता बनर्जी, बट अभी यू आर नॉट फाइनली प्रिडिक्टेड कि क्या होगा 26 में। तो 26 के चुनाव से पहले प्रेसिडेंट रूल आपको लगता है लगेगा? चांस पहले है? ही लगना चाहिए। और फिर चुनाव में क्या होगा? चुनाव में फिर ममता इज गॉन फॉर एवर। ओके, तो शील बी कहते हैं वोटेड ना आउट। कि लालू यादव है ना, उनकी पार्टी गए है, दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, हो सकता है वो नहीं उनकी बेटा आ जाएंगे, ऐसा कुछ। पर जब अति करते हैं ना तो हमेशा के लिए आप रैप अप हो जाते हैं। तो ममता बनर्जी इज ऑन दैट। वो शिशुपाल की 100 गलती की जैसा, 100 गलती होना है उनकी तो आपने खत्म। कुंडली देखी है ना, ममता जी उनकी कोई वैसी क्रेडिबल कुंडली नहीं है। उनकी पार्टी की कुंडली है, जबरदस्त कुंडली है उनकी पार्टी की, TMC की। अच्छा, यस, उनका वही एक्वेरियस लग्न है, जन सूरज पार्टी जैसा, पर उनकी कैप्रिकॉन साइन में इतना प्लैनेट बैठा हुआ है, चंद्रमा है। व्हाट डज दैट टेल? कैप्रिकॉर्न साइन में इतने प्लैनेट? कैप्रिकॉन साइन में जब इतने प्लैनेट होता है, कैप्रिकॉन टास्क ओरिएंटेड है, एकदम टास्क ओरिएंटेड है। बात बोलेगा कम, मतलब करेंगे ज़्यादा, बोलेंगे कम, उतना शो ऑफ नहीं है। वेरी प्रैक्टिकल, टास्क ओरिएंटेड, पैसे ओरिएंटेड, वो सब तो अलग बात है। वायलेंस दिखती है जो ये वायलेंस तो है। प्रॉब्लम क्या है, इट्स ए वेरी गुड कुंडली। मैं इससे पहले भी एक बार किसी एक चैनल पे, मेरे ख्याल से ABP में बताया था कि TMC की कुंडली बहुत बढ़िया है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। ओनली ट्रबल, तो बोलोगे ट्रबल कहाँ है फिर? लीडर। मतलब उनकी कुंडली ऐसा है। श्रवणा एक ऐसा नक्षत्र है ना, जो श्रवणा नक्षत्र रशिया का नक्षत्र है। जो TMC का नक्षत्र है इज द सेम रशिया एज का जो नक्षत्र है। रशिया का हाँ, नक्षत्र तो है। क्या होता है, किसी चीज को पकड़ो तो जब तक परसिवरेंस, एंड तक उसको छोड़ना ना छोड़ना। जैसे रशिया कितना लड़ाई लड़ा सेकेंड वर्ल्ड में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, वो मतलब आप छोड़ेगा अगर नहीं। देखो हिटलर अगर रशिया को पोक ना करता ना तो उसको इतनी परेशानी नहीं होती। पर रशिया को पोक किया, अब रशिया तो मरते दम तक छोड़ने वाला नहीं है। सो दैट
एटीट्यूड श्रवणा नक्षत्र है। श्रवणा नक्षत्र का जो दीति है वो है वामन अवतार, जो भूमि लेके गए थे। सो आप जब तक उनका भूमि, आप देखिए वो चले हुए हैं, लगे हुए हैं यूक्रेन के साथ, वो अपनी भूमि नहीं छोड़ने वाले हैं, कुछ रफा दफा नहीं होने वाला क्या है। कनेक्शन है ये, दिस इज ब्रिलियंट। सो आप समझ सकते हो कि दे आर वेरी मच टास्क ओरिएंटेड, वर्क ओरिएंटेड, मेहनती है, बस लीडरशिप गड़बड़ है। ये कितना करेक्ट है भूमि वाली बात जो है, बिकॉज नक्षत्र ऑफ रशिया एंड ये आपने बताया वामन अवतार, वामन वो थे जो अपनी भूमि लेकर गए थे राजा से। रशिया अपनी भूमि नहीं छोड़ने वाली, यूक्रेन से लेके उठने वाली है। और आपको एक बात बताऊं, ममता बनर्जी बीएसएफ पोस्ट को भूमि नहीं दे रही है ये कह के कि ये हमारी भूमि है, इससे क्या निगरानी रखनी है? कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। Really? बिल्कुल। देखिए मैं भी आपसे जान रही हूँ नई नई सेंटर होम मिनिस्ट्री और ममता बनर्जी में कांस्टेंट लड़ाई चल रही है। बीएसएफ के लिए पोस्ट के लिए जमीन मांग रहे हैं ममता बनर्जी से। ममता बनर्जी इज रिफ्यूजिंग। अब शायद थोड़ा सा दिया है, कांस्टेंट रिफ्यूजल है, जबकि नेशनल सिक्योरिटी इज इन्वॉल्व, बॉर्डर स्टेट है। पागल है क्या? दिस इज अ फैक्ट। तो मैं मतलब आई एम जस्ट टेलिंग आवर ऑडियंस कि कैसे प्रिडिक्शंस करे जाते हैं, यू नो, आई मीन ये ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ एक मिस्टिकल चीज हो रही है। देयर इज अ रीजन फॉर एवरी प्रिडिक्शन एंड दैट इज द मेन आज का जो हमारा मोटिव है कि हाउ एस्ट्रोलॉजी इज एक्चुअली डन। एक थोड़ा सा इनसाइड व्यू दे, बाकी तो हम लोग नहीं दे सकते बिकॉज इट्स अ वेरी डीप आर्ट। तो अब मुझे ये बताइए, हु आर द अदर लीडर्स? मतलब मैं फ्यूचर क्या देख रहा हूँ? ममता बनर्जी का भी हम पतन देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का हमने देख लिया क्या हुआ, तेजस्वी यादव का भी आप कुछ खास नहीं देख रहे हो, राहुल गांधी को भी आपने बाय बाय टाटा नमस्ते कर दिया। वो कब इतना सीरियस पॉलिटिकल लीडर तो अब आगे कौन आएगा? मुझे ये बताइए, अब कुछ ऐसे नेता बताइए जिनका भविष्य उज्जवल है, मंगलमय है, मंगल दशा में, मंगलमय है। अच्छी सही वर्ड बता है, मंगलमय चीजें जो है। सबसे पहले तो मैं समझती हूँ अन्नामलाई इज गोइंग टू बी गुड। अभी एक लल आया उनका बिकॉज इतना अच्छा नहीं गया। 2027 के आसपास से वो थोड़ा उभर के बाहर आएंगे। सेंटर में आएंगे या स्टेट तमिलनाडु में? सेंटर में ही मोस्टली आएंगे। सेंटर में तो इनफैक्ट योगी जी का एक इस साल के एंडिंग में ऐसे ही सितंबर के बाद जो ये जो टाइमलाइन चल रही है, इस साल के एंडिंग 2025 का अंत में या 2027 में, ये दोनों टाइमलाइन में से किसी एक में तो योगी जी को भी सेंटर में आने का टाइम बनता है। सो वो मैंने बहुत पहले लिखा था, आई थिंक लास्ट ईयर मैंने लिखा था कि फिर यूपी नहीं लड़ेंगे वो 27 में? लड़के आएंगे, क्या परेशानी है? नहीं, अगर सेंटर में आ गए तो यानी यूपी छोड़ देंगे, फिर तो सीएम पद से तो हटेंगे। हाँ, तो किसी और को देंगे। ओके, जीत के फिर आएंगे, क्या परेशानी है? जीत के तो आएंगे। अब पिछले साल मैंने लिखा था कि मायावती सुर्खियों में आएंगे और अपने जो सॉकल्ड भतीजा अखिलेश यादव, उनका तो किसी को और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मायावती सुर्खियों में आएंगे और लोग उनकी बहुत शाबाशी देंगे, वाहवाह देंगे, और वो अपनी जो सुर्खियों में आएंगे इसी बात पे आएंगे कि वो अपने भतीजा का तो बैंड बजाएंगे। तो सब लोगों ने बोला है कि मैम नवंबर तो आ गया, ये हो गया वो गया, ये तो हो ही नहीं रहा है। आपकी ये प्रेडिक्शन तो एकदम खराब होगी। मुझे भी लगा, अब कभी कभी क्या होता है, मायावती की कुंडली देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ पता ही नहीं चलता, ऑथेंटिसिटी बड़ी गायब हो जाती है। सो बट अब हो गई है। तो सिमिलर वे अखिलेश यादव का भी कुछ खास नहीं है। तो अखिलेश, तेजस्वी, सब नेपो किड्स जो हैं राहुल गांधी, सबको गॉन कर दिया आपने नेपो किड्स को। हाँ, तो अन्नामलाई इज वन पर्सन यू सी अ गुड फ्यूचर। योगी आदित्यनाथ, बिकॉज इनका नाम हमेशा लिया जाता है कि भाई ये हो सकता है अगले प्रधानमंत्री बने। आपने कभी नहीं ये बात बोली है, आपने बोला है यू आर नॉट श्योर कि यू डोंट सी हिम इन फैक्ट एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर। तो इनका क्या भविष्य होगा? प्रोमिनेंट रोल इन द सेंटर रहेगा फ्यूचर में? कैसे मैं तो कहती हूँ उनको डिफेंस मिनिस्ट्री उनको दे दो। अच्छा, बढ़िया रहेगा, एकदम बढ़िया रहेगा। वो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो वाइव्स है उनके साथ उनका जाता है। तो एक मिस्ट्री आप नहीं सॉल्व कर रहे हो कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री कौन होगा, ये आपने अभी तक क्लियर नहीं किया। इतनी जल्दी जाते हुए नहीं दिख रहे, पता मैं नहीं कहता कब हूँ जाएंगे। 29 में भी अगर गए या जब राजनाथ भी, सिंह को बना सकते हैं किसी। अच्छा, क्या पता नहीं, आई हैव नो आइडिया, बट मतलब somebody who will be, ये आपने पिछली बार बोला था कि पीछे मोदी जी का हाथ होगा और कोई और होंगे जी। तो who could it be? कोई आपने कुंडली देखी जो उस पे देखिए, सही ऐसे बैठते इंसान हैं? होना पड़ेगा जिसकी मेंटलिटी एडवाइस, मतलब बार बार ऑर्डर लेने की हो।
अगर आपको मैं पीछे से चलाना है तो मैं बोलूंगी ये करो, आपको वो करना पड़ेगा। एक बार किया, 2 बार किया, बार बार ऐसा होगा तो आपको एनॉय नहीं होना चाहिए ना। तो ऐसे कोई होना पड़ेगा जिसके पास एम्प्लॉय वाली एटीट्यूड है। तो कुड इट बी एस जयशंकर? बिकॉज आप जो बातें बोल रहे हो, बिकॉज ही इज बीन अ डिप्लोमैट, ही हैज वर्कड एज अ ब्यूरोक्रेट, है ना, तो क्या वो हो सकते हैं? हो सकते, पर वो लंबे टाइम के लिए वो कैसे हो सकते हैं? आप एक चीज समझो ना कि जयशंकर को आप लंबे टाइम के लिए, मुझे नहीं लगता है कि भारत जैसे देश में। नहीं तो फिर कौन होगा? अमित शाह हो सकते हैं? देखो मैं ना, मुझे नहीं लगता, नहीं एकदम लगता। नहीं, एकदम तो नहीं। आपने अमित शाह जी आपके हिसाब से नहीं होंगे, योगी आदित्यनाथ आपके हिसाब से नहीं होंगे, तो फिर कौन है? देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं? इतनी जल्दी शायद नहीं। देखिए मोदी जी की हर एक नेता की कुंडली हमारे पास नहीं होती कि मैं देख के बोलूँ कि अच्छा इस टाइम में इनका बड़ा राजयोग बन रहा है, 28 में, 29 में, 32 में, ऐसा कुछ। सो जिस तरीके से बोलना बड़ा मुश्किल होती है कौन, पर कौन कौन, जिन जिन लोगों का देखा है इनमें कौन नहीं है, कौन है ये बता सकते हैं। और मोदी जी हमेशा सरप्राइज के साथ आते हैं। जैसे जब योगी आदित्यनाथ को बनाया गया, योगी जी को खुद को नहीं पता था कि वो कभी बन सकते हैं। जब ये रेखा गुप्ता जी बने, रेखा गुप्ता को पता था कि वो सीएम बन जाएंगे। तो मतलब कुछ तो ऐसे ही मोदी होगा, जी इट विल ऐसा बी ही अ कुछ सरप्राइज। लाएंगे, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि ऐसा कुछ ले आएंगे। सो Okay. इट कैन बी सरप्राइज। या फिर राजनाथ सिंह को भी दे सकते हैं, ही इज वेरी सीनियर। बहुत देखिए, देश चलाना और एक प्रदेश चलाना बहुत अलग अलग चीज़ होती है। देश चलाने के लिए जो मोदी जी में जो एक ऑलराउंडर कैपेसिटी है, आपको बोलना है, समझना है, सो मेनी थिंग्स, तो ऐसा ही कुछ सोच के करेंगे, क्योंकि आई थिंक ही इज हैविंग सो लॉजिकल आई एम ब्रेन नो, आई एम है। जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कौन हो सकता है। जब वही मैं, जैसे आपने योगी जी का बोला, अमित शाह जी का बोला, आपने और किन की कुंडली देखी है जिनका? आप हिमंत बिस्व शर्मा आपने देखी? देखा है मैंने, एकदम उनकी कुंडली देखा है। क्या लगता उनकी तो है एकदम ऑथेंटिक कुंडली है। नहीं नहीं, वो इतनी जल्दी कुछ नहीं, वहां नहीं वो जाएंगे। नॉर्थ ईस्ट में एक्टिव रहेंगे फॉर अ वेरी लॉन्ग एकदम टाइम? एकदम नेक्स्ट इलेक्शन में भी जीत के आएंगे। नेक्स्ट इलेक्शन भी जीत के आएंगे। तो दीज आर द पीपल हु विल बी अ पार्ट ऑफ द फ्यूचर पॉलिटिक्स। Yes. हिमंत बिस्व शर्मा। तो योगी जी और अमित शाह जी को, इवन इफ दे डोंट बिकम प्राइम मिनिस्टर, आप इनका करियर देखते हैं पॉलिटिक्स में लंबा? एकदम एकदम अमित शाह जी करेंगे काम किसी और के अंडर पीएम होते हुए, आप देखते देखो हैं? अमित शाह हाँ? अमित शाह जी की कुंडली एक चीज जरूर कहता है, आई डोंट नो वेदर आई शुड से इट पब्लिकली और नॉट। उनके जो है कुंडली में 29 के आसपास आई, मतलब मैं थोड़ा टाइमलाइन थोड़ा क्या, पर उसी के अभी नहीं, 3-4 साल बाद वहाँ थोड़ा सा लीगल ट्रबल ऐसा कुछ दिखता है। 28-29 के आसपास। मतलब 29 के आसपास में भी, लेटर आई विल बी कंफर्मिंग इट, मैं भूल गई वो टाइम लाइन, पर थोड़ा दिखता है वहाँ, थोड़ा मुझे गड़बड़ लगता है उनकी कुंडली देख के कि वहाँ कुछ ना हो। सो जैसे Okay. उनके ऊपर पहले भी लीगल इश्यूज आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल आए हैं, एकदम। राइट राइट। हाँ, तो ये कुछ चीज़ें मुझे यहाँ दिखता है। पर हाँ, मुझे वो, आई मीन ही इज अमेजिंग होम मिनिस्टर, उनसे बेहतर होम मिनिस्टर कोई नहीं हो सकता है। और ये जो भूमि का क्लीनिंग चल रहा है ना, क्योंकि मंगल भूमि कारक है, भूमि का प्रोटेक्शन करने का काम है, तो प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है ना। मेरी भूमि को मैं कैसे प्रोटेक्ट करूंगी? मेरे घर को दूसरों को घुसने नहीं दूंगी, क्लीन रखूंगी, अच्छा रखूंगी, राइट। मेरे घर के अंदर तोड़ फोड़ ना हो, ये सब देखूंगी। इसी को तो कहते हैं अपनी भूमि का प्रोटेक्शन करना। तो और मंगल भूमि का प्रोटेक्शन करवाएगा, एंड अमित शाह जी इज द टूल जिसके थ्रू ये सब होगा। राइट राइट राइट। सो 2029 में आप वैसे बीजेपी को विद लाइक बिग मेजोरिटी वापस देखते हो? हाउ डू यू सी द मेजोरिटी बीजेपी? नहीं देखती हूँ, हो अच्छा। सकता है एनडीए की। मतलब ऐसे ही टाइप का रिजल्ट अब पता नहीं चल रहा है कि 28 में होगा कि 29 में होगा कि क्या होगा, बट अच्छा। मेजोरिटी मुझे नहीं लगता, एनडीए का गवर्नमेंट है। ओके ओके। सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स कि 27 में आप देख रहे हो नीतीश से भी हो सकता है कुछ हो। Yes. उसके बाद हो सकता है 28 में चुनाव हो जाए, उसके बाद हो सकता है फिर मेजोरिटी ना आए बट जीत हो। पर मुझे लगता है अगर पीओके हमारे पास वापस आ जाता है जैसे आप बोल रहे हो 27 में, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट कि मेजोरिटी ना आए। वो एक बहुत बड़ा वो होगा। बट आई थिंक वॉर के साथ लॉसेस भी होते हैं। ऑफ कोर्स, वार में कोई विनर नहीं होता है, हर कोई कुछ ना कुछ लॉस तो कर ही लेता है। हमारा भी लॉस देखते हैं आप? एकदम, हमारी इकोनॉमी मेल्टडाउन होना शुरू होगा, हमारी इकोनॉमी गड़बड़ अच्छा। करेगा, ओके। हमारी इकोनॉमी गड़बड़ करेगा, हमारे लोग की नौकरी जाना, ये सब कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। लोग रास्ते में आना, हर छोटी छोटी चीज़ पे वोकल होना, यही सब तो आर्द्रा का काम है। डिसोबीडियंस, दिस इज द वर्ड। जैसे शमिष्ठा जी आपने बताया, हमारी तो मंगल दशा चल रही है, हमारे देश की मंगल महादशा। यूएस की कौन सी दशा चल रही है ये मुझे बताइए। बिकॉज ट्रम्प जैसा एक व्यक्ति है वहाँ पर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, तो पहले तो यूएस की दशा कैसी चल रही है एंड हाउ इज द फ्यूचर फॉर यूएस? यूएस की जो है महादशा चल रही है राहु की।
ओके। मतलब उनकी मंगल की महादशा हो चुकी है, वो क्रॉस करके आए हुए हैं। और उनकी जब मंगल की महादशा चली, मंगल तो सबके लिए एक ही है, हो सकता है आपकी कुंडली में, उनके कुंडली में मंगल जो है योगा कारक है, हमारी कुंडली में अलग है, हमारी कुंडली में मंगल जिस नक्षत्र में, उनका अलग नक्षत्र है, पर फ्लेवर तो सेम है ना। योद्धा तो योद्धा ही है ना, जो मैं आप सबको पहले समझा रही थी। तो आप लोगों को बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा, जब मंगल का महादशा चल रहा था 7 साल पूरा, तब ओबामा प्रेसिडेंट थे। और ओबामा जब प्रेसिडेंट थे, सबसे ज्यादा वार किसने लड़ा है, सबसे ज्यादा अपने बच्चों को अलग अलग देश पे वार लड़ने के लिए कौन भेजा है? ओबामा। फिर भी उनको खैर नोबेल प्राइज मिला, वो अलग बात है। पर दैट्स हाउ मंगल इज। वो उनके अपने देश में तो नहीं लड़े, पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने वार लड़ाया तो ओबामा ने। आप पता कीजिए, पूरा कौन सातों से के ईयर 7 से साल इनकी राहु शुरू हुई है? किस ईयर उनकी से? उसी टाइम में शुरू हुई है। अभी उनका राहु का महादशा आके बहुत साल हो गया है। अच्छा। अभी तो उनका राहु का महादशा खत्म हो जाएगा 2035 के आसपास। 2035 मतलब ये 2017 से शुरू हुआ है राहु महादशा। हाँ, तो जो 7 साल थे 2010 से 17, विच वर दी ओबामा ईयर, जिसमें लिबिया में भी गए और आइसिस वाला पूरा भी हुआ और इराक अफगानिस्तान से भी ढंग से निकले नहीं, इनफैक्ट बढ़ता ही गया। तो या यू आर राइट, एंड अरब स्प्रिंग हुई, पूरी सब कुछ हुई। दैट वाज दी ओबामा ईयर्स, द 7 ईयर्स। एंड अब जो राहु काल चल रहा है उसमें यूएस का क्या है? राहु तो उनका 12वीं घर में बैठा हुआ है यूएस के लिए। वो बड़ी बात नहीं है, 18 साल एक जैसा नहीं चल सकता है, ऊपर नीचे तो चलेगा ही, छोटा टाइम नहीं है। उनकी प्रॉब्लम शुरू हो गई पिछले साल से। केतु उनकी जो धन का भाव होता है, सेकंड हाउस में था, प्लस केतु उनका उपपद लग्न को क्रॉस कर रहा था। वहाँ से उनकी इकोनॉमी की असली मेल्टडाउन शुरू हो गई। देखने में अभी आ रही है, अगले साल से तो एकदम ही दिखेगा, वो रिसेशन टाइप हाल हो जाएगी अगले साल से उनके लिए। और इससे भी बड़ी बात है, प्रॉब्लम ये है, आप जैसे मुझे पूछ रहे थे कि हमारा मंगल दशा है तो हमारी प्रधानमंत्री के ऊपर भी मंगल दशा का काम करेगा, वही तो मेन निर्णय लेने वाले। अब उनका निर्णय लेने वाला कौन है? ट्रम्प। अब डोनाल्ड ट्रम्प का भी कुंडली वही है जो लियो लग्न वाला कुंडली है, इनका भी लियो लग्न वाला कुंडली है। तो सबके ट्रांजिट, बड़े बड़े प्लेनेट जो है सब एक ही उससे जा रहे हैं, तो घुमा फिरा के एक दूसरे को लेके ही डूब रहे, मैं तो यही बोलूंगी। तो ट्रम्प एंड अमेरिका की कुंडली का जो एक खाचा है ऊपरी तौर पे, यस, लग्न सेम है, असेंडेंट सेम है, मतलब हाउस की जो एक क्रम है, गिनती है, वो सिमिलर है दोनों की। लग्न फर्स्ट हाउस दोनों की लियो की है, तो सारे हाउसेस में राशि सेम ही आ रही है। तो ट्रांजिट, बड़े बड़े प्लैनेट की ट्रांजिट, छोटे छोटे प्लैनेट की ट्रांजिट, सब एक है। अब बात यह आती कि 2028 जब तक शनि उनके क्या बोलते हैं, अरुधा लग्न को क्रॉस करके खत्म नहीं करता 2028, तब तक तो उनको कोई राहत नहीं है। अभी तो उनके ट्रबल वाली टाइम आना बाकी है, मैं तो यही बोलूँगी। स्पेशली फ्रॉम दिस नवंबर 2025 नवंबर टू 2026 नवंबर, ये एक साल ट्रम्प के लिए बहुत ख़राब है। वो उनके खिलाफ उनके देश के लोग बाहर आएंगे, उनके देश के लोग रास्ते में आएंगे, उनके देश के लोग हर चीज़ आप जो कल्पना कर सकते हो, उनके देश के लोग उनके खिलाफ कानूनी चीज़ पता नहीं, इम्पीचमेंट टाइप कुछ एक स्ट्रांग उनके खिलाफ आ सकती है। इफ़ इट्स नॉट इवन इम्पीचमेंट, कुछ तो होगा जो लोग उनके खिलाफ बहुत रास्ते पे आएंगे। तब ये जो वो अभी 100%, 200%, 300% टैरिफ लगाते हुए फीड रहे, वो सब उनका वापस होगा, सब उनका। ये कोई चीज़ नहीं टिकने वाली है, ये तो दीज आर ऑल मोमेंटरी चल रहा है। तो ट्रम्प की जो टैरिफ का जो एक फ्लडिंग चल रहा है, उसको इतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। सो विल ही कंप्लीट हिज टर्म? बिकॉज 29 जनवरी तक है इनका जो अंतराल है, और इनके जाने के बाद क्या इनकी पार्टी का ही कोई व्यक्ति आगे बढ़ेगा अगला प्रेसिडेंट के रूप में, या ये डैमेज करके जाएंगे? नेक्स्ट मुझे 2 नाम दिखता है उनके पार्टी अगर आ गया, अब डिपेंड करता है कब आ रही है कब नहीं। तो जेडी विंस बने, जेडी विंस को थोड़ा और टाइम है, 2032-33 के बाद बन सकते हैं, वो बनेंगे। इतनी जल्दी नहीं, इनके बाद ही इंस्टेंटली नहीं लगता है। उनके बाद तो मुझे लगता है कि दूसरे पार्टी से कोई बनने की बड़ी संभावना है। इट कैन बी इवन जो ओबामा की वाइफ मिशेल ओबामा, उनकी बड़ी चांसेस है।
अच्छा, आपने देखी उनकी कुंडली? यस तो उनकी बड़ी चांसेस है उस टाइम में आप प्रेसिडेंट बनेंगे नहीं बनेंगे वो डिपेंड करता है कौन सी टाइम पीरियड में ये इलेक्शन लड़ा जाएगा पर जेडी विंस भी आएंगे सामने पर वो जेडी विंस तो 29 में मुझे नहीं लगता है वो 32-33 के बाद लगा मतलब मुझे लगता है एक टर्म जाने के बाद मेरे ख्याल से वो आएंगे मतलब इंस्टेंट ट्रम्प विल डू अ लॉट ऑफ डैमेज एंड उनकी पार्टी फिर चुनाव हारेगी। ट्रम्प तो रिटायर कर जाएंगे 29 के बाद, वैसे भी नहीं लड़ सकते। एंड 29 तक कंप्लीट करेंगे, पर आपको लग रहा है मोस्टली यस 29 के बाद यू सी समवन लाइक अ मिशेल ओबामा और समवन फ्रॉम द डेमोक्रेट पार्टी जो आए और फिर 4 साल बाद तो जेडी वैंस के पास एज की तो एडवांटेज है, ही स्टिल यंग। हाँ वो तो आप जैसे एनालिस्ट ऐसे बात करेंगे मैं तो ये नहीं बात कर सकती हूँ मैं तो प्लैनेट्स के एडवांटेज देखती हूँ कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव तो उस टाइम में उनकी बड़ी अच्छी टाइम शुरू हो रही है। एंड इंडिया से कैसे रिलेशंस रहेंगे यूएस के, बिकॉज वो बहुत बहुत एक तरह से कोल्ड रिलेशंस हुए इधर अगर मैं बात करूं, बिकॉज ये वो देश है जहां पर हवन हो रहे थे ट्रम्प के लिए और जब वो आए तो उसके बाद कुछ टाइम तक लगा चलो यूएस एड और इन सब से रुकेगी चीज़ें जो अपराइजिंग्स हो रही थी, बट फिर इनका एक सॉफ्टर स्टांस देखा पाकिस्तान की तरफ। वो अलग बात है कि पाकिस्तान को लेने के देने पड़ेंगे उससे अंत में, वो एक अलग बात है ऑल टुगेदर, बट इंडिया की ओर थोड़ा इंसल्टिंग बिहेवियर भी आया और सब कुछ आया। कैसे देखते हैं आप यूएस इंडो रिलेशंस को, कैसे देखते हैं H1B को भी लेकर भी एक वो आई चीज़, हाउ डू यू सी दैट? अभी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि मंगल के पास डिप्लोमेसी नहीं है, योद्धा के पास डिप्लोमेसी नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो मार के खत्म कर देना है नहीं तो कुछ नहीं करना है, इट्स वेरी एक्सट्रीम। तो वो बीच का रास्ता वो योद्धा को नहीं पता है। मंगल के महादशा में हम डिप्लोमेसी नहीं दिखाएंगे, वो रह के बात करना नहीं दिखाएंगे तो हमारे साथ अमेरिका का उतना अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा। हाँ थोड़ा सा जैसे तैसे चल पड़ेगा, थोड़ा अभी जो हाल है इससे थोड़ा सा बेहतर होगा फिर थोड़ा खराब, इस टाइप से चलता रहेगा। आपको पीओके लाना है, आपको बांग्लादेश को एक स्लैब दे के ठीक करना है तो अमेरिका को ऑब्वियसली ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगेगा, तो ये ठीक नहीं होने वाला है। और अभी देखिए मंगल का महादशा सितंबर से शुरू हुआ और हम उससे 1 महीना पहले से उसके असर आने लग गया है। देखिए किस तरीके से हमने हरकतें किया, हमने बोला है एकदम, हमने बोला है मतलब हमारी सरकार ओपनली पार्लियामेंट में खड़े होके बोला कोई ट्रम्प का कॉल नहीं आया हमारे पास। तो इसी से पता चलता है कि हम हश हश पॉलिसी अब नहीं कर रहे, जो भी है वोकल है, सामने है, हम बात करेंगे, हम क्लियर करेंगे, सो विच वी आर नॉट हैविंग। तो मंगल के पास योद्धा का असर्टिवनेस है, एक्शन ओरिएंटेड है, प्लस मंगल के पास बैकबोन है। वो ऐसा थोड़ी है कि वो दूसरों के कंधे पे गोली रख के चलाएगा, वो खुद लड़ेगा। सो इस मंगल के महादशा में किसी के भी साथ हम तो किसी से दब के नहीं रहेंगे और किसी के भी साथ बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन नहीं चल सकता है। आपने मंगल महादशा की जो बार बार बात करी, तो मंगल इज ऑल्सो गुड साइन फॉर स्पोर्ट्स, आई थिंक। मैंने कहा कि हम स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे, स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे। स्पोर्ट्स से रिलेटेड ना एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है आजकल लगातार कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा अभी अभी हाल ही में एक फॉर्मेट से तो ये लोग रिटायर हो गए थे। आप क्रिकेट इतना नहीं फॉलो करते हो मुझे पता है, हाँ, पर मुझे इतना पता है कि वो रिटायर हो गए। और रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटा दिया गया है अब कि एक नई पीढ़ी आए, तो लोगों को लगा वो रिटायर होंगे नहीं होंगे, बट ही इज कंटिन्यूइंग अभी। तो अब एक क्वेश्चन आता है जो हम सब जानना चाह रहे हैं कि क्या 2027 का जो वर्ल्ड कप है, बिकॉज एक अधूरा ड्रीम रह गया है 50 ओवर वर्ल्ड कप जीतने का, रोहित शर्मा का स्पेशली। लास्ट टाइम ही वॉज वेरी क्लोज एंड एंड में हो गई थी वो एक टोपी इनको। तो क्या 27 के वर्ल्ड कप तक ये लास्ट करेंगे, ये एक क्वेश्चन है। तो हैव यू सीन रोहित शर्मा's चार्ट? जी वो 87 बॉन्ड है और रोहित शर्मा की जो है कुंडली में मीन राशि में राहु है। तो मीन राशि में राहु है, आजकल मीन राशि में 2025 में मीन राशि में ही शनि आ गया है। राहु और शनि जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं ना तो इंसान जगह चेंज करता है, इंसान की काम धाम की पूरा उलट पलट हो जाते हैं, 180 डिग्री चेंज हो जाती है। तो शनि और राहु जब एक दूसरे के साथ आए तो सबसे पहले तो उनकी कैप्टेंसी गई। ओके दूसरी बात, अब जब 2027 अगर 2027 की मिडिल में ही गेम वगैरह सब कुछ हो गया, मतलब मई जून जुलाई ऐसा कुछ,
तब तो फिर भी थोड़ा सा चांस है कि हाँ वो खेलेंगे। पर अगर वो मिडिल ऑफ द ईयर के बाद, मतलब एंड ऑफ द ईयर हो 2027 के, तो मुझे नहीं लगता है। तब तक फिर से शनि चला जाएगा। उनकी जो है सूर्य उच्च का है, उनका एग्जॉल्टेड सन है जो मेष राशि में बैठे हुए, तो सूर्य और शनि एकदम एक दूसरे के साथ नहीं जाते, एकदम नहीं जाते। तो वो सन और सैटर्न एक दूसरे के एटलीस्ट अगर खेल भी लिए तो कैप्टेंसी तो एकदम ही नहीं, और मुझे नहीं लगता इट्स पॉसिबल। आई डोंट थिंक दैट पॉसिबल। You don't think Rohit Sharma will last till 2027 वर्ल्ड कप? बिकॉज वर्ल्ड कप अक्टूबर में है जो मैंने सुना है। अच्छा अच्छा, तो दैट इज तो थोड़ा हाफ है। मुझे तो बहुत कम ही उम्मीद लगता है। आई एम नॉट। और विराट कोहली की आपको कुंडली, वो कुंडली तो बहुत है, बट हाउ ऑथेंटिक थिंग इज दैट इज मिसिंग। नहीं, ये मैं दर्शकों को जरूर बताना चाहूंगा, शर्मिष्ठा जी बहुत पर्टिकुलर है इस बारे में, बिकॉज आजकल इतने पॉडकास्ट और इतने एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, शी डजंट कमेंट जब तक बिल्कुल पक्का ना हो जाए कि भाई कुंडली ऑथेंटिक है, यही डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है। तो you've not had a वर्जन ऑफ विराट कोहली की पक्का ऑथेंटिक वर्जन आपके पास नहीं है। ओवरऑल स्पोर्ट्स में भारत के लिए आप और किन स्पोर्ट्स में देखते हैं ग्रोथ? इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पोर्ट्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो पार्टिसिपेशन है, बहुत सारे जगह पे हम पार्टिसिपेट ही नहीं करते थे। अभी हमारी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी। अभी 10 लोग भेजते थे, अभी 100 लोग भेजेंगे। हमारी स्पोर्ट्स की जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हर गांव में नहीं था, हर छोटे छोटे कंट्रीज में, मतलब सॉरी स्टेट में नहीं थी, छोटे छोटे सिटीज में नहीं था। तो ये सब शुरू होगी। स्पोर्ट्स को भी, जैसे अभी पढ़ाई लिखाई के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज होना, हालांकि ये अगला साल ये बहुत होने वाले है। आई एम गोना टॉक अबाउट इट। मैं ये आपको एक चीज बताती हूँ कि 2026 में नॉट 7 years, मतलब 7 साल मंगल का क्या होगा उसको छोड़िए, अगला साल क्या होगा पहले वो तो देख लूँ। तो उस पर भी मैं बताऊंगी कि अगले साल कुछ अच्छी चीज़ भी होने वाली है। उसमें से जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, बहुत कुछ होगा, दैट्स ओके। पर उसी तरीके से स्पोर्ट्स को भी उतना अहमियत देना शुरू होगा कि खाली इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनना है, स्पोर्ट्स में भी जा सकते हो। स्पोर्ट्स वाले को भी अच्छा कोटा देने को मिलने लग जाएगा कि भाई स्पोर्ट्स वाले लोग भी अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं पढ़ाई करने। इट्स नॉट दैट कि हाँ भाई तुमने तो कोई पढ़ाई नहीं किया तो स्पोर्ट्स वाला हो, तुम इंजीनियरिंग में कोटा नहीं ले सकते। दे विल बी गेटिंग ऑल दिस बेनिफिट्स। ये सब कुछ होने वाला है आने वाले टाइम में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप ग्रोथ देखते हैं। ट्रू। इसमें जब हम बात करते हैं बाकी देशों के कंपैरिजन में, तो आसपास के अगर हम देश देखें, पाकिस्तान का तो आपने बताया हमें जो चल रहा है, एक रिबेलियस डिसोबीडियंस। बांग्लादेश का भी आप देखते हैं वैसे टाइप का? बांग्लादेश का कैसा आप देखते हैं? बांग्लादेश एक ऐसा है, बहुत स्वीट है, अनुराधा नक्षत्र है उनके पास। बांग्लादेश की जो कुंडली है वहाँ पे चंद्रमा नीच का है, पर अनुराधा नक्षत्र, पुष्य के बाद अगर कोई अच्छी नक्षत्र है तो अनुराधा नक्षत्र है। तो ऐसे वो सबके साथ ही अच्छा बनने जाते हैं। अनुराधा इज वेरी फ्रेंडली, वेरी गुड टू पीपल, पर उनके जो है उसके साथ शनि बैठे हुए, राहु बैठे हुए, सो वहाँ गड़बड़ है कि कहीं ना कहीं पे वो मिसलीड ही हो रहे हैं, कुछ पॉजिटिव कुछ नहीं आ रहा है। पर हाँ वहाँ पे मुझे उनकी नक्षत्र बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। तो मैं बोलूँगी कि जब से उनका देश हुआ है, देश ही बना है अनुराधा जैसे ही। अनुराधा किस चीज़ का नाम है पता है? 1971 में जब बांग्लादेश क्रिएट हुआ है तो भी अनुराधा वाली वाइफ से ही क्रिएट हुआ है। अनुराधा मतलब ही फ्रेंडशिप जी। इंडिया के साथ फ्रेंडशिप से ही वो देश पैदा हुआ। इंडिया की फ्रेंडशिप नहीं होती, इंडिया अगर ये फ्रेंडली हाथ नहीं बढ़ाता, फ्रेंडली हाथ बढ़ाया ना, क्योंकि हमने उसके बदले में कुछ नहीं लिया। दैट वाज फ्रेंडली कंप्लीटली। जैसे एक फ्रेंड आपको, देयर वाज नो बार्टर, कि ये नहीं कि गिव एंड टेक कुछ नहीं था, कि कुछ लेके कुछ दे नहीं रहे थे, कि हाँ तुम्हें हमने मदद किया है, मदद मांगा हमने मदद किया है। सो दैट हेल्पिंग हैंड, ये सब अनुराधा का काम होता है। अनुराधा इज वेरी फ्रेंडली, वेरी हेल्पिंग। पर हाँ मुझे पाकिस्तान जैसा जो हाल है वो मुझे बांग्लादेश की कुंडली में वैसा नहीं दिखता है। हम लोग की टेंशन्स अगर मैं बोलूँ ना, जैसे ये 7 साल का है मंगल दशा में, कुछ इंटरनल टेंशन्स, मैं अगर बोलूँ रिलीजन बेस्ड, कास्ट बेस्ड, इसको बहुत एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी जाती है। बीच में रिजर्वेशन की भी बात आई, बढ़ने की, घटने की, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, कास्ट सेंसस की। उस तरफ आप कैसा देखते हैं? उस तरफ आर द टेंशंस गोइंग टू राइज? विल देयर बी पीस? बिकॉज इतना डाइवर्स मुल्क है हमारा, उसमें पीस नहीं आ सकता जब तक रिलीजन एंड कास्ट बेस्ड हम थोड़ा पीस ना देखें। हाउ डू यू सी दैट?
रिलीजन बेस्ड जो चीज़ें हैं उसमें तो शांति आनी है। ये पूरा मंगल के महादशा में उसी चीज़ का तो शांति लाएंगे कि भाई जो रिलीजन बेस्ड जो एक इस्लामिक टेररिज्म या फिर उनके हार्डलाइनर्स लोग जो है, जो भी उनकी हेट्रेट है, ये सब चीज़ तो कहाँ क्लीन हो जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। एवरीथिंग विल बी अंडर कंट्रोल एंड क्लीन। वाओ। पर राहु का महादशा जब आएगा, राहु चंडाल है और हमारी राहु कृतिका नक्षत्र में है, तो राहु का महादशा जब आएगा हल्का सा ये जो कास्ट वगैरह में क्या आएगा कि हाँ भाई कृतिका जो है इट टॉक्स अबाउट योर मैरिट। कृतिका नक्षत्र को बताया जाता है दे आर द यूनिवर्सिटी ऑफ एंटायर ज़ोडिएक, मतलब बहुत पढ़ना लिखना, ज्ञान प्राप्त होना। तो यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली आप पढ़ेंगे तभी आपको कुछ मौका मिले, ऐसा है कि किसी को भी मिले ऐसा नहीं। तो थोड़ा बहुत उसमें एक ग्रिप आएगी, पर उतना नहीं, 100% तो नहीं जाने वाली है, नॉट पॉसिबल। पर काफ़ी शांति, सबसे ज़्यादा शांति तो उसी चीज़ पे आएगी जो रिलीजियस एक टेंशन होती रहती है हमारे यहाँ पे। एक बहुत मेरे को सवाल अक्सर आता है दिमाग में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पता नहीं आपने उसको देखा है उस तरह से कि नहीं, कि अक्सर हमने देखा जो ये एक रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो हम लोगों ने देखा कई जगहों पे, जब इस्लाम आया दैट वाज 1400 ईयर्स अगो, मक्का में आया, क्या उसकी भी कोई कुंडली है? हाउ दिस रिलीजन इज गोइंग टू पैन आउट, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, इसमें देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन एलिमेंट्स जो मिसयूज करेंगे चीज़ों को। ये कैसे आपने देखा कभी इसको, इस लेंस से देखा एस्ट्रोलॉजिकली इसको? ऐसे कोई कुंडली तो बन नहीं सकता है, क्योंकि हर कुछ साल बाद प्लेनेट तो दोबारा घूम घाम के ऐसे ही आ रही है, और कोई ऐसी डेट नहीं है कि इसी डेट में ऐसा कुछ हुआ था। पर एक चीज़ तो है कि आप जब कली जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो वैसे वैसे कुछ ना कुछ हमारी निगेटिविटी बढ़ रही है। कली युग में धर्म की एक ही पाद काम करती है। धर्म की 4 पाद है, जो सत्ययुग में 4 पाद थे, त्रेता युग में, तो हर एक युग में हमारी जो धार्मिक फ्लेवर है, धर्म एथिक्स, वो घटता जा रहा है। इतना हो गया है कि अभी शायद 10% है, तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। अब अगर इस्लामिक रेडिकलाइज जो लोग हैं वो अगर यहाँ से निकल जाते हैं तो कुछ और इससे भी क्या बोलते हैं, विभत्स जिसको बोलते हैं, इससे भी खराब कुछ और क्रिएट होगा, क्योंकि कली तो है और कली में डे बाय डे आपकी जो अधर्म को बढ़ना ही है। इसीलिए तो कहते हैं भगवान जी की कलयुग में सबसे अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा तपस्या, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कलयुग के लोग तो इतने हज़ारों साल जिंदा भी नहीं रहते हैं, बस भक्ति करो, मेरा नाम लो और यहाँ से मुक्ति पाओ। इसीलिए कलयुग की सबसे अच्छी बात, सबसे ईजीएस्ट चीज़ यही है। नहीं तो पहले तो ऐसा था कि आपको मोक्ष प्राप्ति करना है, ये वो, आपको हज़ारों साल तपस्या करना है, पता नहीं कितनी अध्ययन करना है, कितना कुछ है। अभी ठीक है, तुम 50 साल 60 साल 70 साल जियोगे, इसमें कुछ आगे बढ़ सकते हो, ईजीएस्ट कर दिया है। क्यों? धर्म में से भी यहाँ कम है। तो भक्ति में आप राइज देखते हो इधर आने वाले दिनों में, थ्रू द मंगल दशा एंड थ्रू द राहु दशा, भक्ति जैसे आपने बात कही, क्या इस तरफ कुछ होगा? बिकॉज देर आर अभी भी भक्ति से जब मैं बात करूं, राम मंदिर का तो सोल्यूशन हो गया, पर ज्ञान वापी और कृष्ण जन्मभूमि पे अभी भी पेंडिंग है बातचीत, अभी भी डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोर्ट में है। डू यू सी मोर टेम्पल्स बीइंग रिस्टोर्ड इस टाइम पर? उस तरफ आप कुछ देखते हो भक्ति के उत्थान में? यहाँ मैं 2 तरीके से इसका जवाब दूंगी। एक, भक्ति एक अलग चीज़ है, ये तो रिलीजियस चीज़ों को आप रिवाइव करना चाह रहे हो। मंगल के महादशा के बाद जब राहु का महादशा आएगा, आप इतना हिंदू हार्डलाइनर देखेंगे ना कि क्या बताओ, इतने मंदिर बनेंगे, इतने मंदिर। अच्छा। भक्ति घट रहा है पर मंदिर बहुत है। समझ में आ रहा है कि हमने बहुत, अरे मेरे घर में बहुत सारे लोगों के घर पे आप देखना कि इतने सुंदर मंदिर बनाया, घर के अंदर इतने पैसा खर्चा करके बनाया, पर खुद पंडित जी रख लिए, खुद बस सुबह ऐसे प्रणाम करते, खुद कुछ नहीं कर रहे। दिखावा बढ़ेगा, हाँ, पर एक्चुअल जेन्युइन भक्ति कम होगी, कम हो जाएगी। तो राहु की महादशा में जो चीज होगा, और भी ज्यादा आप मंदिर, ये 2-3 की बात कर रहे हो, इतने मंदिर होंगे, कोने कोने में मंदिर होंगे। राहु की महादशा में हमारी मंदिर, हमारी धर्म के लिए मरने वाले, बात करने वाले, चिकने चिल्लाने वाले लोगों की तो संख्या क्या बताओ, बहुत बहुत बहुत। नमस्ते कम बोलेंगे, जय श्री राम ज्यादा बोलेंगे, पर भक्ति नहीं रहेगी। ये प्रेडिक्शन 4-5 साल आप लोग को याद आएगा मेरी। नहीं, ये आपने एक मिथ बस्टर किया लिटरली, कि
जरूरी नहीं है कि मंदिर अगर बढ़ रहे हैं तो भक्ति बढ़े। कुछ और बताइए शर्मिष्ठा जी, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी मिथ्स रहते हैं, बिकॉज यू आर अ क्रेडिबल एस्ट्रोलॉजर, तो मैं चाहूँगा ज़रा आप ना जनता को कुछ और भी बताएं, एंड देन विल कम टू 2026, बिकॉज अब हम दहलीज पर आ गए हैं 2026 की। बट उससे पहले मतलब मैं कुछ चीज़ें जो एक आपको लगता है कॉमनली प्लेस्ड मिथ्स हों, आप बताओगे तो शायद मेरी भी बत्ती जलेगी, कौन से ऐसे होते हैं तो आपने जो देखे हो जिनको आप एड्रेस करना चाह रहे हो कि भाई ये ऐसा नहीं ऐसे होता है, प्लीज जरा थोड़ा सा इस पे ज्ञानवर्धन हमारा मैं आप करें। 3 पॉइंट बोलूंगी, बहुत क्विक, नहीं तो जी। लोग बड़ा बोर हो जाएंगे। जी, पहली जी। बात यह है कि आप एस्ट्रोलॉजर के पास इसलिए मत जाइए कि आपकी ज़िंदगी चेंज होने वाली है, मतलब आपकी ज़िंदगी के सोल्यूशन ढूंढने के लिए मत जाइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजर के पास सोल्यूशन नहीं होता है। हम कोई बाबा बाबा नहीं है, हम एस्ट्रोलॉजी सीख के आए हैं और दैट्स अ वेरी कैलकुलेटिव थिंग, है ना। तो आप एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएंगे? इसलिए जाने के लिए, आपके डेस्टिन्ड रास्ता जानने के लिए। आपको आपके करियर पाथ जानना है, जॉब के लिए हो कि बिजनेस के लिए हो। अगर जॉब है तो किस टाइप की जॉब है, बिजनेस है तो किस टाइप का बिजनेस है, कहाँ आपको पैसे लगाना चाहिए, आपके लिए गोल्ड सूट करता है कि सिल्वर सूट एक करता है। सेकेंड, मैं इस पे बड़ा एक क्विक पूछना भी चाहता हूँ। हाँ। जैसे जो लोग देख रहे हो इस समय, हाँ। कोई अगर अपना करियर देखना चाहता हो, थोड़ा सा आइडिया, आई नो इट्स अ वेरी डिटेल्ड आर्ट, बट एक जस्ट फॉर स्टार्टर्स एक थोड़ा सा एक डेमो टाइप का आप अगर बताएं कि जैसे अगर आपकी चार्ट में ऐसा है तो आप इस करियर के लिए बने हो, थोड़ा सा एक हमें बताएंगे। जैसे मैं इसमें भी 3 पॉइंट बता सकती हूँ। अगर जी। आपके हॉरोस्कोप में, पर थोड़ा बहुत राशि का ज्ञान तो चाहिए, हाँ, वो हाँ, भी ना हो तो हाँ, मुश्किल हाँ, है। हाँ। अगर आपके हॉरोस्कोप में ज़्यादातर प्लेनेट अगर आपके हॉरोस्कोप में ज़्यादातर प्लेनेट एयर साइन में हो, मतलब जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, इन 3 ही साइन में हो, तो आप कोशिश करना कि आप बिजनेस में ना जाए, क्योंकि आपके पास पैसे की इतनी समझदारी नहीं होने वाला है। आपके हॉरोस्कोप में अगर एक भी प्लेनेट टॉरस, वार्गो, कैप्रिकॉर्न में ना हो, कोई भी प्लेनेट, केतु वेतु हो तो उसको भी मतलब इग्नोर कीजिए, ना हो तो आप बिजनेस के लिए एक गिद्दम बने हुए नहीं हो। किसी और के साथ फिर आपको बिजनेस करना पड़ेगा, और वो भी चलेगा नहीं चलेगा कोई आइडिया नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, अगर किसी के हॉरोस्कोप में 3-3, 4-4 प्लैनेट जेमिनी में है, मतलब मिथुन राशि में है और तुला राशि में है, तो टेक्निकल लाइन बहुत सूट कर सकता है आपको। ओके। टेक्निकल, क्योंकि इन तीनों में जो आर्द्रा है, क्या बोलते हैं, मृगशिरा है, पर उधर भी स्वाति है, चित्रा है, दीज आर वेरी टेक्निकल नक्षत्र। चित्रा को तो विश्वकर्मा बताया गया है एक्चुअली देखा जाए तो जो भी हो, मैं उस पर अब नहीं जाऊंगी। नक्षत्र बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, और मैं नक्षत्र के ऊपर एक किताब लिख रही हूँ इन डिटेल, जैसे ये सारे कहानी मैंने बताया, ऐसे स्टोरीज एंड विद द थिंग्स कि कैसे प्रैक्टिकली वो काम करता है। सो जब लिखना हो जाएगा फिर मैं आपसे भी टिप्स लूंगी हाउ टू पब्लिश इट एंड तो ये 2-3 टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ। और एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे तो रेमेडी ऐसी कुछ खास काम नहीं करता है। हाँ। क्योंकि रेमेडी आपके कर्म को ख़त्म करने की तो एक ही तरीका है एक्चुअली, उसको आप कर्म को निभा के, मतलब कर्म से गुजर के ही आपको क्या करना है। क्योंकि श्री राम जी, उनको भी वनवास जाना था, वो भी वनवास के, उन्होंने अपने कर्म को ऑल्टर नहीं कर पाए, उनकी भी बीवी को छोड़ के वो रहे। जो श्री कृष्ण है वो भी माँ बाप को छोड़ के कहाँ से कहाँ रहे, तो उन लोगों ने अपने कर्मों को ऑल्टर नहीं किया है। कर्म के थ्रू ही आपको जाना है, तो कर्म को थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ कर सकते हो। और वो जो रेमेडी है, वो रेमेडी ये नहीं हो सकता कि 10 स्टोन पहन लिया, कि आपने 21 दिन मंदिर जाके कुछ कर लिया। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए आपको जो कर्म को जो सेट करके दिया है परमेश्वर, आपके जो भगवान जी है वो ही सिर्फ कर सकते हैं। तो आपको भगवान जी के पीछे ही हाथ धो के पड़ना पड़ेगा भक्ति से, और कोई तरीका नहीं। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ बता सकता है आपका डेस्टिन पाथ क्या है, आपके अच्छे टाइम कब आ रहा है, आपके बुरे टाइम कब आ रहा है, ताकि आप थोड़ा बच के रहो। आपकी यहाँ हेल्थ इश्यूज हो सकता है तो आप थोड़ा चौकन्ना होगे, आपकी हेल्थ इश्यूज होगा तो इसमें सर्जरी लगेगा कि ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। यही सब बात आप जानने एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकते हो, और कुछ नहीं एस्ट्रोलॉजर कर सकते। ये एक चीज हम लोगों ने अक्सर सुनी है, इष्ट देवता, कि आपके इष्ट देवता ये हैं, ये क्या है, जरा थोड़ा सा हमें समझाइए। हर व्यक्ति के अपने इष्ट देवता हैं कुंडली के अनुसार, ये कैसे पता लगता है?
देखिए, इष्ट देवता पता करने की दो तरीका है बहुत। एक तो है कि भाई इंसान की जो प्लैनेट की वाइफ से ही समझ जाना, और एक हाउस बहुत है कि आप अपने कर्कांशा लग्न देखो, आप अपनी अरुधा लग्न देखो, देख के इसका एक कॉम्प्लेक्स मेथड है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। आप आपकी 5th हाउस का मालिक, मतलब आपकी अरुधा लग्न की मालिक जो नवांश में होगा वो कर्कांश लग्न, उसकी 12th हाउस, उसकी लग्न, उस लग्न का बहुत लंबा है। हाँ। सो मेरा ये कहना है, आपकी कुंडली देख के आपकी राशि, आपकी नक्षत्र, दे आर मेन, क्योंकि उसी राशि के ऊपर, नक्षत्र ऊपर तो आपकी पूरी महादशा, आप कहते हैं ना कि मेरा इस की दशा शुरू हुई है, तो दशा की कहाँ से शुरू हुई है, ये तो यही चंद्रमा। आई थिंक 3 चीज़ें जो मैंने समझी, जो आई थिंक बहुत ज़रूरी है हर व्यक्ति के लिए। एक तो भाई आपकी राशि क्या है, उससे आपको अपने बारे में पता लगता है। राशि मतलब मून साइन हुआ आपका, राइट, जहाँ पे मून है आपका। एक आपका असेंडेंट कौन है, राइट, कौन से असेंडेंट जिसमें आपका जन्म हुआ, एक नक्षत्र और एक दशा, 4 चीजें मैं कहूंगा। नक्षत्र पता होता है तो आपको पता चल जाता है आप किस दशा से आए। हाँ, एंड दशा से पता लगता है भाई दिस प्लैनेट इज गवर्निंग राइट नाउ, है ना, एंड वो प्लैनेट फिर आपका कैसा है, देन यू कैन स्टार्ट टेकिंग डिसीजन। मतलब ये बहुत बेसिक बात मैं अगर कर रहा हूं तो वो कर रहा हूं। इसमें अब एक क्वेश्चन बार बार आता है शर्मिष्ठा जी, आपने जैसे कहा कि उपाय नहीं होते, ज़्यादा रेमेडीज नहीं होती, तो व्यक्ति करे क्या फिर? जैसे व्यक्ति को अगर पता है कि भाई एक कठिन समय आ रहा है, उस समय वो फिर तपस्या करे, शांत रहे, आगे बढ़कर सामना करे, क्या करे वो ताकि अवॉइड कर सके कुछ? ये आगे बढ़ के सामना नहीं भी करेंगे तभी भी तो आएगा ना, वही आप काल को तो रोक नहीं सकते हो, हाँ, है ना। हाँ। कर्म की जो रिजल्ट है, फल है, आप उसको, क्योंकि आपके ही पूर्वजन्म के कर्म के रिजल्ट के हिसाब से कुछ ना कुछ मिल रहा है, मेरे नहीं है, आपके ही है वो सब। अभी का कर्म भी तो कुछ होगा ना, जो कि हाँ, अगले उसको क्रियामन कहते हैं। हाँ। कि तो इससे बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। देखिए, क्रियामन कर्म उसी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करेगा जिसके पास दृढ़ कर्म कम है। जैसे कोई बच्चा, एक बच्चा जो पैदा हुआ ब्लाइंड, मतलब बाई बर्थ ब्लाइंड है, दिखता नहीं, अंधा है, तो लाइफ की 17-18 साल हो गया, मेडिकल साइंस ने तरक्की किया, उसके पास भी थोड़ी पैसे आए, तो वो गया अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाने, तो उसको रोशनी आई, तो 17-18 साल वो पहले भुगता, उसके कर्म उसने बाण किया, और फिर उसको अब वो दिख रहा है उसको जिंदगी। सो दिस इज कॉल्ड मिक्स कर्मा, दृढ़ अदृढ़ कर्मा। जो पहले दृढ़ कर्म का रिजल्ट हुआ, फिर अदृढ़ कर्म आया, मतलब यहाँ उसको चेंज आया, तो ये सब कर्म होगा तब भी आपको करेगा। और जिसका सब कुछ दृढ़ है, कोई बच्चा है जो ऑटिस्टिक बच्चा है, कुछ बोलता नहीं है, चलता नहीं है, फिरता नहीं है, क्या कर्म है उसके पास? तो आपका जो करंट कर्मा है वो भी इम्पोर्टेंट है, ताकि जब दृढ़ कर्मा एग्जॉस्ट हो तो कम से कम ये वाला किक इन कर सके। जी, राइट, जी, ये सब भी बात है। ट्रू, इंसान करे क्या? जब रेमेडी के लिए अगर मैं बोलूंगी, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो तो ये आती है, नुकसान तो आपका आ रहा है, 100 जाना था, कैसे उसको मिनिमम डैमेज के साथ निकालना है, इतना ही कर सकते हो। उस टाइम में आपके मन सही रहे। आप जब खराब टाइम आती है ना, इंसान अधर्म में लिपट जाता है ज्यादातर लोग, क्योंकि कलयुग चल रहा है, तब आपसे कोई गलती ना हो, कोई रॉन्ग जजमेंट ना ले, आप अधर्म में ना फंस जाए, इसलिए आप परमात्मा के सामने ऐसे रहे। यही एस्ट्रोलॉजर आपको सबसे बेस्ट बता सकता है। अगर आप राज ज्योतिष होते, जैसे राज ज्योतिष का पहले कॉन्सेप्ट होता था ना कि राजा के पास एक ज्योतिष होते हैं जी। तो आप अगर आज राज ज्योतिष हो और आप देखो कि भारत की कुंडली है ऐसी, मंगल दशा है, व्हाट विल यू कॉशन द प्राइम मिनिस्टर, व्हाट विल यू कॉशन हमारे लोगों को कि भाई इन चीजों का ध्यान रखो इस समय, अगले 7 साल में? सबसे पहले इकोनॉमी, आपको लग रहा है उस पर एक रिस्क आ रहा है, क्लियर कट, यू आर श्योर अबाउट इट? आई एम श्योर अबाउट इट, आ ही रहा है। हाँ, जबकि अभी नंबर्स नहीं आए हैं, बट आपके हिसाब से ये बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि रिसेशन आना ही आना है। एक चीज क्लियर कर दूं, कुछ दिन पहले ही मैंने लिखा था, आई थिंक अगस्त में मैंने लिखा था, 2 months बैक, कि 1966 में जब सैटर्न लास्ट टाइम, मतलब इतने साल पहले, 1966 1925, कितना साल हो गया पता नहीं, 39 ईयर्स शायद, 39 ईयर्स बैक लास्ट टाइम शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में रेट्रोग्रेड हुआ था। इस बीच एक बार भी नहीं हुआ जो अभी चल रहा है। तब ये प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी जी, और हमारी रूपी बहुत डिप्रिशिएट हो गई थी,
बहुत ज़्यादा। तो मैंने लिखा था हमारी करेंसी नीचे जाने वाली है, अभी तो शुरू हुई है, काफ़ी नीचे गई है अभी, और मुझे लगता है कि 90-91 रुपीज़ तक जाएगी। तो आप क्वेश्चन कर रहे हो फॉर द इकोनॉमी, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू राइट नाउ? ऑल्सो हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है, ठीक है, हमें 100 में 90 पॉइंट मिलता था, हम 70-80 हम 60 स्कोर करेंगे, पर बाकी तो फेल करेंगे। ओके, तो हम बाकियों से अच्छा करेंगे, सो वी नीड टू बी अलर्ट अबाउट दैट। सेकेंडली, हमारी अपने लोगों को, हमारी बाहर से ज़्यादा हमारी अंदर ही अंदर सबसे बड़ी, क्योंकि मंगल की महादशा, लोग रास्ते पे आएंगे, आपको जो एक क्या बोलते हैं, एक लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बढ़िया सही तरीके से चलाना पड़ेगा। इसकी खैर कैपेबिलिटीज़ है हमारी मोदी जी के पास, सरकार के पास, तो ये दूसरा चीज़ ध्यान देना चाहिए। सोशल मीडिया, लोग जो इतने वोकल हो जाएंगे, सोशल मीडिया में होंगे, रास्ते पे होंगे, बात करेंगे, इस चीज़ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, पर आपको एक्शन जल्दी हो। मंगल अगर एक्शन आपको इतनी रिएक्शन देश में दिखाएगा, यहाँ अभी करगिल में हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, सो फास्ट थिंग्स आर गोइंग, आपको भी तो उसको ठीक करने के लिए फास्ट एक्शन लेना पड़ेगा ना। तो फास्ट एक्शन लेना सीखना पड़ेगा, ये मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहूँगी। आपने फास्ट एक्शन की बात करी, Quick. बट इस पे ना एक और आर्ग्यूमेंट आता है एस्ट्रोलॉजिकली, जो मैं पढ़ रहा था, कि पहलगाम हुआ 22 अप्रैल को, जी, हम लोगों ने 7 मई को रिएक्ट कर दिया, 15 दिन के बाद। कई लोग कहते हैं कि उस युद्ध का हमने डैमेज तो किया पाकिस्तान को, पर उस समय एक दुष्प्रचार चला एंड इट डिड नॉट एंड द वे वी वांटेड। ट्रंप ने आके कर दिया, बिकॉज उस समय सही योग नहीं था इस काम का, हमें शायद वेट करना चाहिए था। शायद कई लोगों ने ये तक कहा आराम से मंगल दशा का वेट करना चाहिए था। क्या आप ऐसा मानते हो? आपकी क्या इस पे आंकलन है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। उस टाइम में जो भी किया गया है एकदम सही किया गया है, और मंगल महादशा में तो और भी होगा। जब देखिए, ये वार मोदी जी ने जाके बुला के नहीं लाया, इट वॉज फोर्स्ड ऑन अस। तो जब आपके नसीब में कुछ होती है तो फोर्स्ड होती है, तो वो अपने आप आया है, आप इसको टाइम नहीं कर सकते। इसी को तो कहते हैं कर्म का फल, आप उसको अपने टाइम से नहीं ला सकते हो। नहीं, बट टाइम तो हमारी चूजिंग थी, राइट? एक बार उन्होंने आतंकवादी Reaction का हमला time हमारी किया, थोड़ी बहुत हाँ, choosing थी। तो जैसे आज हम अगर करें, मैं एक बात सोच रहा था कि ये बात मैंने तब पढ़ी थी कि मंगल महादशा के लिए वेट करना चाहिए, तब कई एस्ट्रोलॉजर्स का ये व्यू पॉइंट था। आज जब मैं सोचता हूँ, पाकिस्तान का बैंड बजा हुआ है इस समय अफगानिस्तान की तरफ से भी बैंड बजा हुआ है, हमारी मंगल महादशा भी है। क्या ऐसा हो सकता था कि हम अब सब्र करके अब हमला करते हैं उनके ऊपर? एक बहुत अच्छा समय होता। अफगानिस्तान के भी लोग आए हुए थे अभी इंडिया में, फॉरेन मिनिस्टर, रेट्रोस्पेक्टिवली जस्ट थिंकिंग। अभी तो फिर से होना ही है। Okay. अभी बस कह सकते हैं इट्स लोडिंग एक्चुअली। एंड हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अफगानिस्तान, इसके बारे में मैंने लिखा था कि 1996 में जब सैटर्न पाइसिस में गया, अफगानिस्तान के ऊपर सबसे ज़्यादा कहर टूट पड़ा। अफगानिस्तान का जो प्रीवियस गवर्नमेंट था, तालिबान गवर्नमेंट बनाया, कि क्या नाम दिया था उनको, इस्लामिक, क्या जो अफगानिस्तान का पूरा नाम अलग है, उनका जो ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ तालिबान, ऐसा अफगानिस्तान 96 में इन्होंने टेक ओवर किया है तालिबानों ने, और उसी साल ओपनली पब्लिकली उन्होंने उनका जो पुराना प्रेसिडेंट है उसका एग्जीक्यूट कर दिया है, ओपनली कर दिया है। तो उनके देश, मतलब ये देश के लिए तो अच्छी बात नहीं है ना, फॉर ए कंट्री। तो अब फिर से घूम के आया है 30 साल बाद, शनि हर राशि में 30 साल बाद आता है, 30 साल बाद दोबारा घूम के आया है शनि पाइसिस में। तभी मैंने लिखा कि भाई कुछ तो होने वाला है। अब वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ शांति है, आराम से चल रहा है उनके देश में, तालिबान जैसे भी वो अपने देश को चला रहे हैं। अब अचानक ट्रंप ने बोला मुझे बगड़ाम चाहिए, तो अब पाकिस्तानियों ने उनको पोक किया इनके कहने पे कि किससे हो तो मुझे नहीं पता, आपको ज़्यादा अच्छा पता होगा, पर हो तो रहा है। अब ये नहीं बंद होने वाला इतनी जल्दी। अफगानिस्तान का फ्यूचर आप कैसा देखते हो? मुझे अफगानिस्तान को थोड़ा सा शांत होते दिखता है कि एटलीस्ट अगला 1.5 साल अफगानिस्तान में अभी कुछ शांति नहीं है। 1.5 years ऐसे ही ऑन ऑफ चलता ही रहेगा। ओके, बट पर अफगानिस्तान, देखिए एक चीज समझिए, फ्यूचर की बात कर रहे, ये वही गंधार प्रदेश है, इनके ऊपर कोई नहीं जीत पाया, कौरव भी नहीं। उन्होंने कौरव के साथ ट्रीटी कर लिया था, मार्च कर लिया था, उन्होंने गंधारी को हस्तिनापुर के साथ शादी करवा दिया था, उनको कोई नहीं जीत पाया था।
बट उनके अंदर कोई प्रॉस्पेरिटी आएगी या वो वैसे ही केवमैन की तरह घूमते रहेंगे, वैसे ही वहाँ महिलाओं का एक दूसरे दर्जे के नागरिक, महिलाओं को बाहर निकलने की इजाजत नहीं, ये कभी चेंज होगा या ये वो पता नहीं, मैंने सच्ची में चेक नहीं किया। ये मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में बताऊंगी आप लोगों को कि भगवान सही बात कही मैं। तो वो अभी आपको नहीं वो पता इस जी। बारे में। बट इंडिया अफगानिस्तान का कुछ आप देखते हैं, अ जॉइंट अलायंस अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज ये एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। एस्ट्रोलॉजी में 6 to 6 11th हाउस, दुश्मन का दुश्मन आपका फायदे का घर, 11th हाउस, दिस इज द हाउस ऑफ योर बेनिफिट। तो दुश्मन का दुश्मन हमारा बेनिफिट का, दीज आर ऑल स्ट्रेटेजिक, चलता रहेगा थोड़ी बहुत। तो आपको कैसे लगता है 26 ये जो वर्ष है, ये ओवरऑल लोगों के लिए किन राशियों के लिए अच्छा होगा? कौन से महीने थोड़े देखने वाले हैं? कैसे देखते हो आप इस पूरे वर्ष को? पूरा वर्ष में तो मैं एजुकेशन अच्छा होगा, स्पोर्ट्स अच्छा होगा, हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होने वाली है, और एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बढ़िया करने वाला है। एग्रीकल्चर सेक्टर तो बहुत अच्छा करेगा, एग्रो सेक्टर, और मेटल्स का भाव बढ़ने वाला है, सोना चांदी और आगे बढ़ने वाले सोना हैं। चांदी का भाव और बढ़ेगा अभी। और बढ़ेगा। और जो राशि है उसमें से मिथुन राशि का हाल बहुत, मिथुन राशि, मिथुन लग्न जो भी बोलो, उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। फिर क्या बोलते हैं इसको, जो मीन राशि है, मीन राशि के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। 3 राशि के लिए बहुत बढ़िया रहेगा, एक तो मिथुन राशि, मीन राशि, धनु राशि, ये तीनों के लिए तीनों का बढ़िया इंग्लिश भी रहेगा। बता दीजिए जरा हमारे जनता एक मिथुन राशि मतलब जेमिनी, और मीन राशि मतलब पाइसिस, Pisces। और तीसरा सेजिटेरियस। सो चाहे वो मून साइन हो, चाहे वो असेंडेंट हो, तीनों एसेंडेंट है तो बहुत ही बढ़िया है। तो बहुत ही बढ़िया है। ओके, तो फॉर दीज 3 इट्स गुड। इट्स गुड। एंड स्टॉक मार्केट्स का आप कैसे देखते हो इस साल 2026 में? बड़े बड़े प्लैनेट जो है ना, उसी से स्टॉक मार्केट की मूवमेंट हम देखते हैं। तो ऑलरेडी शनि पाइसिस में है, वो शनि पाइसिस में ही रहने वाला है, और गुरु तो कैंसर में, दूसरा वाटर वाली साइन में जाने वाली है। तो इस साल जैसे मार्केट ऊपर तो नहीं गया, पर ऐसे हलचल दिया है जैसे कि इट्स वेरी मच मूविंग, सो मच ऑफ फ्लक्चुएशन। हर 2 दिन में वो 25,000 में टच कर लेता है, हर 2 दिन 25,000 चला जाता है, पर फिर से नीचे आ जाता है। सो अगले साल इतना हलचल नहीं होगा, थोड़ा स्टैग्नेंट होगा, स्लो स्टैग्नेंट। तो नेक्स्ट ईयर मेरा ये मानना है, तो ख़ास तौर से जो मैं बोलूँगी सितंबर अक्टूबर तक, वहाँ तक तो मार्केट थोड़ा सा स्टैग्नेंट और थोड़ा स्लो हो जाएगी, जब तक दोबारा लियो में नहीं जाता। 2027 मार्केट विल बी गुड। एंड विच सेक्टर्स आपको लगता है अच्छा परफॉर्म करेंगे इकोनॉमी वाइज, जो मार्केट वाइज भी दिखेंगे कि भाई ये सेक्टर्स अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, ये सेक्टर्स नहीं? जैसे आपने गोल्ड सिल्वर का तो बताया, राइट? कमोडिटी। रियल एस्टेट भी अच्छा करेगी इस साल? आने वाले साल में रियल एस्टेट भी अच्छा करेगा। मंगल के महादशा है तो रियल एस्टेट में चीज़ें धीरे धीरे अच्छा ही करेगा, अच्छा करेंगी। मैक्सिमम जगह पे अच्छा करेगा। एंड जैसे फार्मा सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, विच सेक्टर्स टू वॉच आउट? सेक्टर में सबसे पहले एग्रीकल्चर, एग्रो सेक्टर अच्छा करेगा। हाँ। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर अच्छा करेगा। वही जो मंगल से हाँ, रिलेटेड है। टेलीकॉम, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस सेक्टर, क्योंकि एक्वेरियस में, शतभिषा में राहु जाने वाला है, तो उसके बाद धनिष्ठा में जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें एक ही चीज़ बताता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, या फिर सेमीकंडक्टर, ये सारे चीज़ें अच्छा करने वाले। इनफैक्ट ऑटोमोबाइल, रेलवेज, ये सब भी अच्छा करेगा। कौन से सेक्टर नहीं अच्छा करेंगे, किसमें कॉशन की जरूरत है आपको? आईटी। अच्छा, आईटी एकदम अच्छा नहीं करने वाला है। ओह, ये बहुत बड़ी प्रिडिक्शन है इस टाइम पे, बिकॉज आईटी का तो एक फॉरएवर बूम मान के चल रहे हैं लोग। तो आपके हिसाब से ये साल थोड़ा आईटी के हिसाब से ठंडा इस रहेगा? साल से ही शुरू हो चुकी है। आईटी तो अच्छा नहीं करेगा, अगला साल भी अच्छा नहीं करेगा, थोड़ा सा 2027 में अच्छा करेगा, हल्का सा हो सकता है, कुछ नहीं, उतना कुछ खास नहीं। जब तक एकदम 2029, वो जो एक 2028 की मिडिल से 2029 की मिडिल, वहाँ जाके आईटी फिर से दोबारा रिवाइव होने थोड़ा लगेगा, तब तक तो कुछ खास नहीं। कौन सी राशिज ऐसी हैं जिनको इस साल थोड़ा बच के रहना चाहिए, थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? आपने 3 राशि बताई जिनमें अच्छा आप देखते हैं ये साल। 2026 किसके लिए आप सोचते हैं थोड़ा एक कॉशन का समय है? मैं समझती हूँ मकर राशि, उनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा 2026। और दूसरा और एक है जो सिंह राशि, सिंह राशि के लिए गुरु जब 12वीं घर में जाएगा, दैट्स गोइंग टू बी अ बिट एनोइंग। सिंह राशि के लिए भी ये चीज़ उतना अच्छा नहीं, ये दोनों राशि के लिए तो अच्छा नहीं। देखिए, ऐसे तो देखा जाए मीन राशि के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि मीन राशि का तो
7.5 ही चल रही है। तो पर मीन राशि को ये जो एक कंस्ट्रेन एक अजीब सी फील हो रही थी, अगले साल हल्का सा अच्छा लगेगा, क्योंकि लग्न का राशि का जो मालिक है उसी का मालिक उच्च का होगा, उसी राशि को एस्पेक्ट करेगा, तो थोड़ी शांति ऑलरेडी उनको ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलने लगेगा। सो दैट विल बी रिलीफ फॉर देम। राइट राइट राइट। आपने बहुत कुछ बताया हम लोग को एंड वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल। बहुत सारी चीज़ें बताई, बहुत सारे मिथ्स बस्ट किए एंड 2026 अभी है, अभी कुछ महीने हैं 2026 में, बट यू ऑलरेडी लेड द ग्राउंड वर्क व्हाट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू। आपसे हम एक बार फिर रूबरू होंगे जब 2026 के करीब होंगे हम लोग, बट आपकी प्रिडिक्शंस 3 महीने बाद जब हम देखते हैं तो बहुत सही दिखती हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर कि 3 महीने आने के लिए भी, आने वाले समय में भी they'll be pretty much correct and बाकी we'll also be cautious because जैसे आपने कहा एस्ट्रोलॉजी का मेन इंडेवर हैज ऑलवेज बीन कि हम कैसे वेल इन्फॉर्म्ड हो सकते हैं एक अच्छा डिसीजन अपने लिए लेने के लिए एंड टू बी कॉशियस जहां पर हो। तो आज जैसे इन्होंने बताया एक मंगल महादशा चल रही है हमारे देश की भी, तो कहाँ कहाँ कॉशियस होने की ज़रूरत है और कहाँ पर कुछ जगहों पे प्रार्थना नहीं, वहाँ पे रण ही होगा। तो रण होना है तो होना है, उसमें हमें एज सिटीजन्स, हमें एज पीपल ऑफ दिस कंट्री कुछ एक भूमिका निभानी होगी, वो हमें निभानी है। बहुत बहुत शुक्रिया एंड शर्मिष्ठा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। हमें चैनल पे बताइए आपको ये शो कैसे लगा एंड टू राइट टू अस इन योर कमेंट्स। थैंक यू।